बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आपके हफ्ते का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है इशाल। हम कोरोना की बात करते हैं ना, फिर हम साथ एक बात करते हैं कि हमें मिलकर इसका मुकाबला करना है। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब हमें एक भारतीय मुसलमान शहरी है वो सिखा रहा है। वो एक रिक्शा ड्राइवर है, भोपाल में, शहर है भोपाल, मध्य प्रदेश का जो स्टेट है शायद उसका ये शहर है भोपाल, और उसमें वो शख्स है जावेद खान नामी। खाना गालिबन तकसीम कर रहे हैं, नहीं इससे भी ऊपर का काम कर रहा है अब। वो जावेद खान नामी एक रिक्शा ड्राइवर है जिसने अपने रिक्शे को एक मिनी एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं उसने, उसके अंदर कोरोना की जो अद्वियात भारत के अंदर दी जा रही हैं वो रखी हैं, और साथ उसकी जो वाइफ है, उसकी जो बीवी है, वो भी उसकी मदद कर रही है और लोगों की देखभाल कर रही है। और क्योंकि वहाँ पर एम्बुलेंसेज नहीं मिल रही हैं, लोगों को केयर नहीं मिल रही है कोरोना के हवाले से, तो वो अपने रिक्शे के ऊपर उनको लेके अस्पताल तक जाता है और उस दौरान वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल होती है। तो वो जो जावेद खान है उसको सोशल मीडिया पर इस वक्त हीरो कहा जा रहा है। तो ये वो कोशिश है जो हम सब ने करनी है। और जब हम कहते हैं कि मिलकर हमने लड़ना है, तो सरहदें भी हमने नहीं देखनी है कि जी कि ये सरहद है, इससे आगे हम काम नहीं कर सकते हैं। खास तौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा इशाल इसमें बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुख्तलिफ ममालिक ने भी इस वक्त भारत को पेशकश की है इमदाद की। हम लोगों की तरफ से भी, पाकिस्तान की जानिब से भी इमदाद की जो है वो की गई है दरख्वास्त कि हम खुद करते हैं आपकी मदद। और 50 आई थिंक एम्बुलेंसेज भेजने तो ईदी फाउंडेशन ने भी ईदी फाउंडेशन की जानिब से। तो ये जज्बा खैर सगाली तो है, लेकिन ये सरहदों से बालातर होके, मजहब की उससे कैद से बालातर होके सिर्फ इंसानियत को इस वक्त हम देख रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो इस वक्त मुश्किल में हैं, किन को हमारी ज़रूरत है और हमें उनकी मदद करनी है। खातून को सबसे ज़्यादा अपनी अजीज चीज़ क्या होती है इशाल, ये मुझे बताएं। एक औरत को ज्वेलरी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो वो जो खातून है, मतलब जावेद खान की जो वाइफ है, क्योंकि एक रिक्शा ड्राइवर ही है ना, उसके पास इतने वसाइल नहीं है, अपनी ज्वेलरी बेची है ये सिलेंडर्स लेने के लिए। और फिर वो जो अद्वियात ली गई हैं उस खातून ने, वो भी बिल्कुल अपने शौहर के साथ है इसमें, और उस खातून ने भी अपनी ज्वेलरी बेची है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। ये तो वो है कि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लोग पैदा किए हैं जिनके अंदर ये जज्बा है कि वो लोगों की मदद करते हैं। हम अपने लिए ये कर सकते हैं कि हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो आज से हमें तो पता है 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को भी वैक्सीन लगना पाकिस्तान में शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम उस एज ब्रैकेट में आएंगे और हमारे एज ब्रैकेट के लोगों को लगनी शुरू होगी तो डेफिनेटली हम भी लगवाने के लिए जाएंगे। अभी 40 से जो अबव लोग हैं एज के, उनकी क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। आज 3 मई का कहा गया था, तो आज से स्टार्ट हो रही है। आप लोग जाएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, वैक्सीन लगवाएं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा की तीसरी लहर की हलाकत खेजियाँ जो हैं वो मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा है वैसे कि हम इस ख़तरे से तो 2-4 हैं, लेकिन जब सख्त इक़दाम किए गए, ख़ासतौर पे लाहौर में जो 2 रोज़ का मुकम्मल लॉकडाउन था, उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ये कह रही थी कि कुछ जो है SOPs पर अमल दरामद के बाद शरह नीचे आ रही है और शरह नीचे आ रही है। अमवात में मुसलसल इजाफा जो है वो जारी था। NCOC ने मुल्क में 8 ता 16 मई के दौरान नक्लो हरकत रोकने के लिए सख्त इकदाम का ऐलान कर दिया। NCOC ने कोरोना की जो नई इकसाम की रोकथाम के लिए पाकिस्तान का ईरान और अफगानिस्तान के साथ सरहद बंद करने का भी फैसला किया है। ताहम तिजारत जो है वो जारी रहेगी। लाहौर में हम बात करें तो हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया था। हमने देखा तमाम मार्केट्स बंद थी, हर चीज़ बंद हमें मिली। कई बेकरीज भी मुझे वैसे बंद मिली हैं। कल जिस वक्त मैं निकला मैंने देखा कि बेकरीज बंद थी। खैर अच्छी बात है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है और मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क पहने बगैर घूमने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। और सबसे अहम खबर यह है कि आज से 40 से 49 साल के जो उम्र के अफराद हैं, क्योंकि 50 से ऊपर वालों को तो पहले से ही वैक्सीन लग रही थी, वॉक इन वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, लेकिन 40 से 49 साल की उम्र के जो अफराद हैं उनको जिस वक्त मैसेज आएगा, कोड मौसूल होगा, बताया जाएगा कि आपका फ़लाँ सेंटर है, वो सेंटर पे जाएं और आज से आप अपनी
वैक्सीन लगवा सकते हैं। बिल्कुल, उसका अमल जो है वो शुरू हो गया, तो आप भी वैक्सीन लगवा लें। महकमा सेहत के ज़राए की जानिब से जारी दादो शुमार में बताया गया कि कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले शहरियों की तादाद जो है वो 40 लाख से तजावुज़ कर गई है। यह खुशाइन बात है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग जो है वो राग़िब हो रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए और वैक्सीन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और यही बार बार हम कह रहे हैं कि ये एक आखिरी ऑप्शन है कि जिससे आप महफूज रह। बिल्कुल ऐसी पंजाब में सबसे ज़्यादा अफराद ने रजिस्टर करवाया। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो PIA ने सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों के लिए नए SOPs जारी किए हैं। 5 मई से सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले जो मुसाफिर हैं उनके लिए कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी करार दे दिया गया है। क्या सूरत हाल है पंजाब के अंदर, खुसूसी तौर पर हम बात करेंगे। मेंबर एडवाइजरी ग्रुप पंजाब डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहबा पहले बात कर लेते हैं कि केसेस कुछ कम हुए हैं, जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कह रही थी कि जब हमने SOPs पर अमल किया है तो केसेस नीचे आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। क्या इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जैसे मैडम यास्मीन राशिद ने भी आपके साथ शेयर किया, तो पिछले एक हफ्ते से हमें थोड़ी सी बेहतरी नंबर्स में देखने में आई है। स्पेशली पंजाब और इन पर्टिकुलर लाहौर के जो नंबर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट है, और जाहिर है कि ये रिफ्लेक्ट करती है जो एडमिनिस्ट्रेशन की बेहतरीन कारकर्दगी जारी है, जिसमें मास्क को मैंडेटरी किया गया है, थोड़ी सख्ती की गई है, लॉकडाउन्स किए गए हैं, जो टाइम रिस्ट्रिक्शन की गई है कारोबार के लिए। अब ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ आ रही है, और लाहौर की पॉजिटिविटी 23% से नीचे आकर 18% पे आ गई है, और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में इससे भी कम हो गई अगर हमने ये तमाम सेफ्टी मेजर्स जो हैं इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान का सेहत का जो निज़ाम है कोरोना की मौजूदा लहर से निपटने के लिए आप समझती हैं कि ठीक है? जैसे कि गुजरांवाला जैसे शहर में 100% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल हैं, क्या मुतालिका हुकाम को सूरत हाल का इदराक है या नहीं है? देखिए, जो फर्स्ट लहर आई थी हमारे पास, उसके अंदर ही हमने एंटिसिपेट कर लिया था कि हालात जो हैं वो इससे बदतर हो सकते हैं, इसलिए हमें अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है। सो जो एक स्टेप उस वक्त लिया गया वो ये कि बेड कैपेसिटी को इन्हांस किया गया, ऑक्सीजन डिपेंडेंट जो बेड्स थे जहाँ पे ऑक्सीजन की सहूलत मैसर थी उनके नंबर को इंक्रीज़ किया गया, वेंटिलेटर्स को इंक्रीज़ किया गया, ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन किया गया ताकि वो इन तमाम मरीज़ों को केटर कर सकें। सेकेंड लेयर में कुछ शहरों के अंदर हमारे पास पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, जैसे भी आपने गुजरांवाला की बात की कि उसमें वेंटिलेटर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। बहावलपुर और साउथ के कुछ शहर हैं जिनके अंदर हमें ये दिक्कत आ रही है कि पेशेंट्स ज़्यादा है और वेंटिलेटरी कैपेसिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन कहीं भी 100% वेंटिलेटरी कैपेसिटी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो वेंटिलेटरी ऑक्यूपेंसी है वो अभी तक 90% के करीब रिपोर्टेड है, फिर भी 10% का मार्जिन है जिसमें सीरियस पेशेंट्स को केटर किया जा सकता है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि कोविड-19 की डिजीज़ में हर पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, और हमारे पास रिजल्ट्स उन पेशेंट्स के बेहतर हैं जो कि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के ऊपर हैं या जिनको वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इतने बढ़ गए कि उनको और वेंटिलेटरी कैपेसिटी की जरूरत हुई, तो हुकूमत के पास इंतजाम है कि वो इस कैपेसिटी को ठीक है। डॉक्टर साहब, दूसरी बात भी हो रही थी कि वेंटिलेटर्स की मौजूदगी से एक और चीज़ जुड़ी हुई है कि जो वहाँ पर स्टाफ है उसको टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई है या नहीं दी गई है, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, स्टाफ को टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई है। हुकूमत की तरफ से शुरू में ही ट्रेनिंग कोर्सेज किए गए थे जिसमें बेसिक वेंटिलेटरी स्किल्स उन डॉक्टर्स को भी सिखाई गई हैं जिनका शोबा एनेस्थीसिया से ताल्लुक नहीं है। अच्छा। आपको पता है कि वेंटिलेटर की सेटिंग्स आमतौर पर एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स ही हैंडल करते हैं, लेकिन तमाम डॉक्टर्स एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की वैसे ही हमारे पास थोड़ी शॉर्टेज है। सो बाकी लोग जो कि कोविड को हैंडल कर रहे हैं, जिनमें मेडिकल फील्ड के लोग हैं, पल्मोनोलॉजी यानी फेफड़ों के जो माहिरीन हैं, उनको भी बेसिक वेंटिलेटरी सेटिंग्स जो है वो अक्सर शहरों में हमने सिखाई हुई हैं ताकि अगर कमी हो, शॉर्टेज हो ह्यूमन रिसोर्स की, तो हम उनको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जो भारत वेरिएंट है वो मुख्तलिफ ममालिक में पाया गया है, उसकी तशखीस हुई है, पाकिस्तान में आने से किस तरह से रोका जा सकता है कि अब तक पाकिस्तान में तो इसकी तशखीस नहीं हो सकी? देखिए, ये बहुत कोई भी वायरस होता है उसको स्प्रेड को बेचने के लिए कुछ मिटिगेशन स्ट्रेटजीज होती हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको पता है क्योंकि ट्रैवल की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है,
हमने अपने बॉर्डर्स को सील करना है, तमाम एयर ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक, हर तमाम ट्रैवल को बैन करने की ज़रूरत है। उसके अलावा भी कुछ लोग इनडायरेक्ट फ्लाइट्स के साथ या इनडायरेक्ट ट्रैवल से आ सकते हैं, यानी डायरेक्टली वो इंडिया से पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन इंडिया से यूके या इंडिया से दुबई और उसके थ्रू वो पाकिस्तान आए और फिर उनके कॉन्टैक्ट्स भी स्प्रेड का बायस बन सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको सीरियसली लें। जो लोग भी ट्रैवल करके आ रहे हैं वो लाजमी तौर पर फ्लाइट पर चढ़ने से पहले भी अपना टेस्ट कराएं और यहाँ आके उनकी दोबारा रीटेस्टिंग हो। जो बीमारी अगर जाहिर होनी हो तो वो हफ्ते से 10 दिन के दरमियान जाहिर हो जाती है, और अगर वो जाहिर हो तो फिर उनका इलाज हो सकता है और फर्दर डिजीज़ को स्प्रेड करने से फैल सकते हैं। लोग कहते हैं कि जी हम टेस्ट करा के निकले थे और नेगेटिव था और हमें कोई अलामात भी नहीं है, तो शायद हमें क्वारंटीनिया की ज़रूरत नहीं है। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे पेशेंट्स बहुत एसिम्प्टोमेटिक और माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं और इनको अर्ली डिटेक्शन से ही हम डिजीज़ के स्प्रेड को रोक सकते हैं। सो तमाम एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और भी जगह जहाँ ट्रैवल के लिए लोग आते हैं, जैसे रोड के थ्रू है, उन तमाम जगह पर ये SOPs इन प्लेस है कि इन लोगों की टेस्टिंग भी की जाए और इनको मैंडेटरी क्वारंटाइन किया जाए। ठीक है डॉक्टर सोमिया, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे का आप हिस्सा बनी, और जिस तरीके से आप कह रही थी कि हमारे पास जो हैं वसाइल भी मौजूद हैं और इस वक्त ऐसा नहीं है कि ऑक्यूपेंसी 100% हो गई हो वेंटिलेटर्स की। और साथ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर एक जो कोरोना वायरस से शिकार होने वाला शख्स होता है उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल आखिर में जाके खुदा ना खास्ता ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए फिर ज़रूरत पड़ी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब लास्ट स्टेज पर कोई होता है तो आपको तभी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, आपको तभी ऑक्सीजन की सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे मुल्क के हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को पहुंचा सकें कि घर पे रहना कितना सेफ है, वैक्सीन लगाना आप लोगों का कितना आप लोगों के लिए ज़रूरी सेफ है और ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। अच्छा इशाल, आगे चलते हैं। तिब्बी माहिरीन, वैक्सीन की बात की है तुमने, तो तिब्बी माहिरीन ने कोविड-19 वैक्सीन के गैर मौसर होने के जो तासुरात है ना उनको यकसर मुस्तरद कर दिया और आवाम पर जोर दिया है कि वो जल्द से जल्द हिफाजती वैक्सीन लगाएं और एहतियाती तदाबीर वैक्सीन लगाने के बाद भी अपनाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इस हवाले से कहते हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन शहरियों को वायरस की मुख्तलिफ इश्काल के बायस जो दरपेश तिब्बी मुश्किलात होती हैं उनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और नहायती मौसर है। उन्होंने पाकिस्तान में नए कोरोना वायरस की जो तस्दीक हुई थी करते हुए कहा कि दुनिया भर में नए वायरस आते रहते हैं, वैक्सीन इन तमाम वायरस से आपको बचा सकती है। डॉक्टर फैसल ने क्या कहा वो सुनते हैं पहले। गुज़िश्ता 1-2 दिनों में कोरोना वायरस की कुछ नई इक़साम के बारे में कुछ गुफ्तगू होती रही है। इस सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हूँ ताकि कुछ इजाफी मालूमात आपके सामने रख सकूँ। तमाम वायरस वक्त के साथ इर्तिका के प्रोसेस के थ्रू गुज़रते हैं, यानी एवोल्यूशन के ज़रिए। इसके नतीजे में कुछ नए वेरिएंट्स और नई इक़साम सामने आती रहती हैं। आपको याद होगा कि कुछ माह पहले बरतानिया में एक नई किस्म बताई गई जिसको बाद में B117 का नाम दिया गया, और ये किस्म इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक में मौजूद है, बल्कि बहुत से ममालिक में तो ये प्रेडोमिनेंट किस्म मौजूद है आज। इसी तरह जनूबी अफ्रीका से एक स्ट्रेन डिस्क्राइब किया गया जिसको B1351 बोलते हैं, और इसी तरह ब्राज़ील में एक और किस्म बताई गई जिसको P1 का नाम दिया गया। बल्कि मैं यह कहता चलूँ कि सिर्फ यही 2 या 3 अक़साम नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे मुख्तलिफ वेरिएंट्स दुनिया भर में मौजूद हैं। B117 के बारे में जब तहकीक हुई तो पता चला कि ये निस्बतन ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसी तरह कुछ वायरस वेरिएंट्स की इक़साम ऐसी हैं जो दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस ज़रा ज़्यादा रखती हैं। इस सारे मामले में जो सबसे अहम चीज़ है जिसको हमें नज़र में रखने की ज़रूरत है और जिसके बारे में सवाल भी पूछा जाता है वो ये कि क्या जो वैक्सीनेशन का अमल है वो अपना बचाव इन नई इक़साम के ख़िलाफ़ कायम रखेगा या नहीं। जो वैक्सीनेशन पाकिस्तान में जारी है उन वैक्सीन्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आप उनको कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल करें। जब आपकी बारी आती है वैक्सीनेशन की तो ज़रूर जाके वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि आप अपने आप को ज़्यादा शदीद, ख़तरनाक और हॉस्पिटलाइजेशन वाली सूरत हाल से बचा सकें।
बिल्कुल, ये मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इशाल पहुंचना भी, क्योंकि पहले डॉक्टर अज़रा पेचोहो की एक गुफ्तगू सामने आई थी, उनका एक पैगाम सामने आया था जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में हफ्ते को भी इसके ऊपर बात की थी कि जब पाकिस्तान के अंदर तो वो वैक्सीन ही नहीं है कि जिस वैक्सीन का जिक्र, जिस रिसर्च की बात वो कर रही हैं, तो पाकिस्तान में जो वैक्सीन है, जिस तरह से डॉक्टर फैसल सुल्तान बात कर रहे हैं, साइनोवैक की बात कर रहे हैं, साइनोफार्म की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल मौसर है। आप लगवाएं वैक्सीन, वेरिएंट के लिए मौसर है और आप लगवा सकते हैं, सेफ है, लाजमी लगवानी है, बिल्कुल लगवा सकते हैं कि तो ऑप्शन ही नहीं है, है ना, आपने लगवानी है। 40 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद है उन्होंने वैक्सीन लगवानी है, और हम इसलिए आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अपने बुजुर्गों को खुद वो वैक्सीन लगवा चुके हुए हैं और हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर हैं, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप हुए हैं, और वो हम अब फील कर रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वायरस से सेव रहेंगे। अल्लाह ताला फजल करे, तमाम लोग जो हैं पाकिस्तानी, तमाम दुनिया के जो अफराद हैं वो कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर सेफ रहें। अच्छा इशाल, एक और चीज़ है अहम, मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो के अंदर एक शख्स, लड़का है, और उसने एक मिजाहिया वीडियो बनाई। उसने कहा कि जी ये मास्क है, पहले मुझे पहनने में ना बड़ी मुश्किल पेश आती थी। अच्छा। मुझे सांस नहीं आ रहा होता था ये मास्क पहन के, तो मुझे लगता था कि मुझे पसीना आ रहा है और मुझे लगता था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, लेकिन जब से जुर्माने होना शुरू हुए ना अब ठीक है, मुझे मास्क अच्छा अब मुझे कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आती है। हाँ जी, ये सारे बहाने थे, नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ये बहाने थे। अब आप आदी नहीं थे, हम ये मान लेते हैं कि हमें इस चीज़ की, हाँ हमें इस चीज़ की आदत नहीं थी, लेकिन अब हमें आदत बना लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अब आदत डेवलप हो गई होगी हम लोगों की, जैसे कि जुर्माने होने शुरू हुए हैं या फिर मोटरसाइकिलें बंद हो जाती हैं, गाड़ियाँ बंद कर दी जाती हैं, तो उसके बाद अच्छों की आदत हो गई होगी अब। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात है ये, शहरियों को भी क्रेडिट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अब लोगों को हम बाहर निकल के देख रहे हैं कि चाहे जुर्माने के खौफ सही, लेकिन SOPs पर अमल करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग नहीं कर रहे उनसे भी हम दरख्वास्त करेंगे कि वो SOPs पर अमल दरामद करें। अभी हम बात करेंगे प्रोफेसर ऑफ एपिडेमियोलॉजी नेब्रास्का यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद चोटानी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये कोरोना वैक्सीन की बात हो रही है, मुख्तलिफ वेरिएंट्स की बात हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से कि हम ऐसी रिसर्चेस के ऊपर कान धर दें कि मुख्तलिफ वेरिएंट हैं, शायद वैक्सीन का फ़ायदा नहीं होगा, या वैक्सीन तो भाई लगवानी है, कोई और सोल्यूशन नहीं है आपके पास? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, तमाम वेरिएंट्स जो हैं वो तो आते रहेंगे, जिस तरह के पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि जो है मुख्तलिफ एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स के थ्रू जो है म्यूटेशंस होती हैं वायरसेस के अंदर, ये होती रहेंगी। लेकिन जो वैक्सीन जो है वो कोरोना वायरस के लिए बनाया गया है, और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ 2 किस्म की वैक्सीन यूज़ हो रहे हैं इस वक्त। और टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, वैक्सीन जो है वो बॉडी में जाके जो है रिएक्शंस जो करता है, उससे आपको डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करने में बहुत फ़ायदा होता है। और किसी किस्म का भी स्ट्रेन होगा तो जो वैक्सीन है इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, वो आपको हर्ट नहीं करेगा। देखें, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम होती है या उससे कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर फ़ायदा हो सकता है तो फिर वो वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के डर से कुछ लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते हैं, तरह तरह के शुबहात हैं उन्हें, कुछ जगहों पर वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हमने सुने भी। क्या ऐसे लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे, वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है, ये आप बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं अमेरिका के अंदर मेरे तकरीबन 18 सेंटर्स हैं जिसमें हमने अब तक जो है 500,000 लोगों को वैक्सीन लगा दी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से सेंटर्स चल रहे हैं, और तमाम सेंटर्स के अंदर जो है कई लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए हैं। अच्छा। ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि साइड इफेक्ट्स कोई नहीं होता, साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी तक जो है 500,000 लोग जिनको वैक्सीन हमारे सेंटर्स में लगाया जा चुका है, उसमें से किसी की भी फॉर्चुनेटली किसी की भी डेथ नहीं हुई है। हाँ, रिएक्शंस हुए हैं, रिएक्शंस को कंट्रोल किया गया है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस थे, एलर्जिक रिएक्शंस थे, उनको कंट्रोल किया गया है, और उसके बाद जो है दे वर फाइन। तो रिएक्शंस कुछ ना कुछ तो होंगे, और एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस होंगे, लेकिन जो है उसके लिए आपके पास बेनाड्रिल है, एपिनेफ्रिन है, वेरियस अदर मैकेनिज्म और मेडिकेशंस हैं जिससे आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इस डर से लगाना नहीं लोग चाहते कि जो है उससे कोई रिएक्शन हो जाएगा, तो फिर बहुत गलत बात है, क्योंकि रिएक्शन बहुत कम लोगों में होता है, बहुत ही कम लोगों में होता है, और जब वो होता है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरी ये बात भी हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में जब वैक्सीन लगाई जा रही है, आप वैक्सीन लगा के जब अगले मरहले की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर आपको रेस्ट करवाया जाता है, आपको मॉनिटर किया जा रहा होता है कि क्या कोई रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे केसेस नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हर्ड इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, अभी तक
हमारे बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू नहीं हुई है पूरी दुनिया में कहीं पर भी। हर्ड इम्यूनिटी 70% लोगों की बात की जा रही थी। जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेगी हम कह सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर ली हमने? देखिए, जब तक तकरीबन 70 से 80% पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लग जाती, जब तक हमें हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी कम्युनिटी के अंदर, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है बच्चों की अगर हम देखते हैं तादाद और परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर है कि उनको भी वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। इस वक्त जो है रिसर्च हो रही है और अमेरिका के अंदर कुछ ही दिनों में जो वैक्सीन्स है वो बच्चों के लिए भी दस्तयाब हो जाएंगे। और मुझे रिसर्च ये दिखा रही है, जो स्पुतनिक वैक्सीन पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है और साइनो वैक्सीन जो चाइना का है, वो भी इस पे काम कर रहे हैं और ये भी वैक्सीन बच्चों के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि ये हो, लेकिन जब आप एडल्ट्स के अंदर वैक्सीन जो लग रहा है और लगा सकते हैं, तो वो पहले उनको लगाना बहुत ज़रूरी है, चूँकि बच्चों के अंदर डिजीज़ होती है, अनफॉर्चुनेटली उसमें डेथ भी हो रही है, कई जगह पे नोट किया गया है, लेकिन जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। और इस वक्त अगर आप देखते हैं इंडिया की तरफ, तो वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो चुका है और हम ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, जो कि इंडिया के बाद 2 से 3 हफ्ते के बाद पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में आए। तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन के अलावा और बहुत सारी चीज़ें करनी है, SOPs के ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, वैक्सीन लगवाने वालों को अगर बाद में कोरोना हो जाए तो किस हद तक वो असरअंदाज होता है कोरोना आपकी बॉडी पे? क्या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तो नहीं होता? क्योंकि हमने माहिरीन की गुफ्तगू जो सुनी वो ये कहते हैं कि अगर उसके बाद वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोरोना हो जाता है तो आप बहुत हद तक महफूज रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात जो सब लोगों को समझनी चाहिए वो ये कि जिस दिन आपका पहला डोज लगता है, उसके बाद 2 हफ्ते लगते हैं इनिशियल इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए, और जब सेकंड डोज लगता है उसके 2 हफ्ते बाद लगते हैं कि जब आप जाके 70% या 80% जो है आपको इम्यूनिटी दस्तयाब होती है। तो उस वक्त तक तो आपको बहुत ही केयरफुल होना होता है, और ये नहीं है कि हर इंसान जो वैक्सीन लगाएगा वो 100% प्रोटेक्टेड होगा। एफिकेसी और इफेक्टिवनेस का ये मतलब है कि अगर 10 लोग हैं तो उसमें से 8 लोग प्रोटेक्टिव होंगे, लेकिन 2 को फिर भी कोरोना लग सकती है। तो प्रोटेक्शन SOPs पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी क्लियर कीजिएगा प्लीज़, कि पाकिस्तान में अक्सर लोग ये अब सवाल कर रहे हैं कि जी कि 1 डोज़ वाली जो वैक्सीन है ना वो लगवा लेनी चाहिए, 2 डोजेज़ वाली नहीं लगवानी चाहिए। वो समझते हैं कि 1 डोज़ वाली ज़्यादा बेहतर है, 2 डोजेज़ वाली बेहतर नहीं है। इसके ऊपर ज़रा आप क्लियर कर दीजिएगा कि वैक्सीन लगवाएं चाहे जितनी भी डोजेज़ वाली है। बिल्कुल, और जो है देखें, इस वक्त एक नई रिसर्च अभी लैंसेट में पब्लिश हुई है जिसमें ये बताया गया है कि जो चाइनीज वैक्सीन है वो सेकंड डोज के बाद ज्यादा बॉडी ज्यादा इम्यूनिटी डेवलप करती है बनस्बत फर्स्ट डोज, जो पाकिस्तान में लग रही है सर। जो पाकिस्तान में लग रही है। तो ये कि और जो है स्पुतनिक भी ऑफ कोर्स जो रशियन वैक्सीन है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हो रही है, वो भी जो है 2 डोसेस में लगाना बहुत जरूरी है। देखें, 1 डोज लगाने से आपको इम्यूनिटी डेवलप होगी, लेकिन इस हद तक नहीं होगी जितनी आपने 2 डोज के बाद आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राशिद चोटानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे। वो भी यही कह रहे हैं, अमेरिका में बैठे हुए जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं, पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं, रशिया में जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वैक्सीन लगवाइए, ये बिल्कुल सेफ़ है और हम लोग इसी तरह जो है पाकिस्तान से, अपने मुल्क से जो है कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं, कोरोना को भगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं हमजा इंटरनेट पे देख रही थी कि माहिरीन क्या कह रहे हैं। माहिरीन ये कह रहे हैं कि वैक्सीन अगर आप लगवा लेते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज कर देती है। ये नहीं कि सिर्फ आपको कोविड से, बल्कि बहुत सारी चीज़ों से आपको महफूज कर देती है। यहाँ पर मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, कहते हैं सियासत में दोस्ती मुस्तकिल होती है, ना ही दुश्मनी मुस्तकिल होती है। तो सिर्फ सियासी मफादात होते हैं अगर कुछ होता है तो। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सियासत शायद इन्हीं असूलों के गिर्द घूम रही है। हमजा, अभी जो आपने इलेक्शन देखे उसके बाद तो सूरत हाल ज़्यादा ही कुछ कशीदा होती नजर आई है। तीर चलाए जा रहे हैं दोनों तरफ से, जो है ना, मतलब कि जुमलेबाजी की जा रही है। हुकूमत को मतलब कि घर भेजने का जो शौक़ था
वो तो पूरा नहीं हो सका। जब बात नहीं बनी तो फिर वही इल्ज़ामात का पुराना खेल शुरू हो चुका है और लफ्ज़ों की ये जंग शुरू तो बहुत पहले हो गई थी। हमें याद है PDM का जब मामला था, इस्तीफ़ों का मामला सामने आया था, मगर अब इंतहा को पहुंचती जा रही है। कराची के 249 के ज़िमनी इलेक्शन के बाद सब जो है बिल्कुल साफ साफ एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल जी। और पीपल्स पार्टी ने होम ग्राउंड पर फतह समेटी तो नून लीग ने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह जब हम एक पार्टी जीत जाती है तो दूसरी पार्टी जो है वो इल्ज़ामात की बौछार कर देती है। दोनों तरफ से इल्ज़ामात की पिटारी खुल चुकी है। इस वक्त बिलावल भुट्टो हैं या मरियम नवाज़ हैं, जारहाना अंदाज दोनों ने अपनाया हुआ है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, वही सियासत जो है वो इस वक्त दोबारा से शुरू कर दी गई है। ऐसी लग रहा है कि आस्तीनें चढ़ा के जो है ना मैदान में बिल्कुल आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि दाल में कुछ तो काला नज़र आ रहा है कि NA 249 में जो चौथे नंबर पर भी नहीं थे वो कैसे जीत गए। अच्छा, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, लेकिन क्योंकि जो है हलीफ जमातें तो ये थी तो इसलिए ज़रा ज़्यादा बात ये हो रही है। मरियम नवाज़ साहिबा ने जलसे के दौरान एक बात कही थी कि बिलावल हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे लेकिन हम वो पुरानी बातें नहीं करेंगे। उस तरह से ज़ुबान इस्तेमाल मुझे लगता है सारी की सारी पुरानी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। और वज़ीर तालीम से सईद गनी ने भी जवाबी वार किया था। उनका कहना था कि रिलीफ लेने वाले हम पर इल्ज़ाम ना लगाएं। उन्होंने क्या कहा वो सुन लें? हाँ बिल्कुल सुनना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सेलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया है। जिसका आप जीते, आप इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैसे जीत गए? नौशेरा में PTI की जीती हुई सीट नून लीग जीत गई, कैसे जीत गए आप? 3 इंतखाबात हैं, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। आप उसका जवाब दें कि आप कैसे जीते हैं। सरदारी को ज़मानत मिल जाए तो डील है, अदी फरियाल को ज़मानत मिल जाए तो डील है, शहबाज शरीफ को ज़मानत मिल जाए, हमजा को ज़मानत मिल जाए, साद रफ़ी को ज़मानत मिल जाए, शाहिद खाकान अब्बासी को ज़मानत मिल जाए तो उसूलों की फतह है। ये दौरे मयार नहीं चल सकते हैं। बार बार इस बात को साबित करने पे तुले हुए हैं कि पीपल्स पार्टी ने डील कर ली। इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ है ये सिवाय नून लीग की मिसमैनेजमेंट और हद से ज़्यादा खुद एतमादी उनकी शिकस्त का सबब बनी है। खैर, अब आप खुद फैसला कीजिए कि इससे ज़्यादा क्या बात आखिर की जा सकती है। वो सारी बातें तो कर दी हैं सईद गनी साहब ने। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद वलीद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। NA 249 के इंतखाबात के नताइज पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की ये जो इल्ज़ाम तराशी हम सुन भी रहे थे, क्या अपोजिशन को मज़ीद कमज़ोर करेगी या अपोजिशन रही ही नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कि हम भूल जाते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं वो एक्चुअली तो पुराने हरीफ पार्टीज़ हैं और उनकी सियासत भी इसी चीज़ पर है कि एक दूसरे की मुखालफत करें। तो NA 249 में भी एक्चुअली तो मुखालिफ जमातें थी ना, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी और दोनों जमातों ने बड़ा जोर लगाया, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नवाज़ ने। उसके बाद फिर सामने यह आया कि PTA जो है वो बहुत नीचे चली गई। लेकिन ये कि दो हरीफ जमातें जो हैं इनका इत्तेहाद जो PDM में है उसमें सिर्फ उनका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए और इस हुकूमत को, ये सिलेक्टेड हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस हुकूमत को हम नहीं मानते। तो ये उनका एक मौक़िफ़ है। जब आएगी बात इलेक्शन की तो इलेक्शन में उनकी स्ट्रेटजी जो है यही होगी जो 249 में है। इसको हम एक्चुअली नज़रअंदाज कर देते हैं कि दोनों जमातें जो हैं हम समझते हैं कि ये आपस में क्यों लड़ रही हैं और वहाँ पे जो 249 में जो कुछ हुआ तो इतने तख्त किस्म के बयानात जो है वो क्यों आ रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने मरियम और बिलावल क्यों हैं। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये दोनों पार्टी जो है उनकी सियासत इसी पे है कि वो एक दूसरे की मुखालफत करें। अगर एक दूसरे की हमायत करना शुरू कर देंगी या एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर देंगी तो फिर तो सियासत नहीं रहेगी, फिर वो इलेक्शन जो है वो इस तरह से नहीं लड़ सकते। क्योंकि उन्होंने माजी में भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं आसिफ अली जरदारी को उनका पेट फाड़ के पैसा निकलवाऊंगा, उनको सड़कों पर घसीटूंगा। तो ये सियासत है उनकी एक्चुअली। तो इसलिए ये वक्ती तौर पर एक दूसरे के साथ हैं और PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में चल रहा था उसमें आपने देखा कि उसमें भी इख्तलाफात आ गए। अब फजलुर रहमान जो है उनको दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 249 में माहौल जो है इतना गर्म हो गया कि दोनों जो बिलावल हैं, मरियम हैं, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल वार कर रहे हैं, एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली उनकी यही इससे तो यही साबित हुआ कि जो सारी जमातें थी अपने अपने ज़ाती मफादात के लिए इकट्ठी हुई थी और अब क्या देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत 90 की दिहाई में दोबारा नहीं चली गई।
दोनों एक दूसरे की मुखालिफ जमातें रही हैं। 90s में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, कोई एक दूसरे को एजेंट्स कह रहे हैं, कोई करप्शन का मरकज़ बना रहे हैं और केसेस एक दूसरे के खिलाफ बनाए जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी को जेल में भेज दिया। तो ये सारे जो उस वक्त तो तलखी थी वो आज तक बरकरार है। थोड़ी सी कम इसलिए हुई कि तहरीक इंसाफ एक तीसरा पार्टनर आ गया बीच में पावर में, और उसने भी अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। तो 2013 के बाद से जो है वो इस तरह से हमें लगता है कि उस टाइम पे भी 2008 में जब इलेक्शन हुए तो उसमें भी ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों जमातें जो हैं फ्रेंडली अपोजिशन कर रही हैं, लेकिन आखिर वो फ्रेंडली अपोजिशन टूट गई। नवाज शरीफ जब नाहल हुए हैं उसके बाद आपने देखा कि दोनों जमातें करीब आना शुरू हुई। उन्हें ऐसा लगा कि इमरान खान जो हैं वो उनके मुकाबले में आ गए हैं, अब हमें कोई स्ट्रेटजी बना के आपस में मिल के ये जो हाइब्रिड रिजीम जिसको वो कहते हैं इसके खिलाफ हमने स्ट्रेटजी बनानी। तो लेकिन जो ही जैसे पहले बात हुई कि इलेक्शन का टाइम आएगा तो फिर वो 90 की दहाई जो है उसकी सियासत आपको इन दोनों जमातों में मिलेगी। वलीद साहब, पीपल्स पार्टी भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बाहर जाने के हवाले से सवालात उठा रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें हैं इनके आपसी इख्तलाफात से तहरीक इंसाफ को कितना फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली इस तरह से आपस में जब वो गत्म गत्ता हुई हैं तो तहरीक इंसाफ इससे फ़ायदा उठाना चाहेगी। इंप्रेशन ये पहले बन रहा था कि बिलावल के साथ कोई शायद इस्टेब्लिशमेंट ने कोई लाइन फिक्स कर ली है और जो बिलावल हैं PDM से उस तरह से मुत्तफिक नहीं है कि इस्तीफ़े दें और साइड लाइन होते जा रहे हैं। और उसके बाद फिर स्टेटमेंट्स दोनों ने एक्सचेंज की बड़ी हार्श किस्म की। उसके बाद हालात जो है वो नॉर्मल अभी तक नहीं हो सके। अगरचे मौलाना फजलुर रहमान जो है वो चाह रहे हैं कि दोनों जमातें जो है दोबारा से PDM में अपना मौसर किरदार अदा करें, लेकिन बात अभी बन नहीं रही। और जिस तरह से फिर 249 के बाद ये सिचुएशन सामने आई है उसके बाद तो लगता है कि मौलाना की मुश्किलात जो है मजीद बढ़ती जा रही हैं। आज अगर मुस्लिम लीग नवाज एक सीट लेती है तो कल को वो 2-4 सीटों के लिए और भी कोशिश कर सकती है। तो इसलिए वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसे मुस्लिम लीग नवाज का स्ट्रॉन्ग होल्ड लाहौर है तो ये किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि कोई और जमात PTI हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो दोबारा से उनके स्टोल में कोई अपना कदम जमाने की कोशिश करें। अहमद वलीद साहब, हमेशा इलेक्शन में धांधली का शोर बहुत सुनते हैं। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात का हल आपकी नज़र में आखिर क्या है? हम आज तक शफाफ इंतखाबात क्यों नहीं करवा पा रहे? देखें, आप अगर गौर करें ना, ये अभी हम चीज़ें अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि अगर 80s से लेके अब तक की जो इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स जितनी भी हुई हैं आप उन पे ज़रा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। यानी 80s में शनाख्ती कार्ड मस्ट नहीं होता था, 90s में भी शनाख्ती कार्ड मस्ट नहीं होता था। आप अपना कोई भी शनाख्ती कार्ड दिखाएं किसी ऑफिस का, फैक्ट्री का, तो उसके ऊपर आप वोट डाल सकते हैं। और ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं था, यानी कि कार्ड शनाख्ती कार्ड जो हैं एक शख्स ने 4 शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए हैं और 4 जगहों पे वोट बनवाए हुए हैं और 4 जगहों पे जाके वोट डाल रहा है। तो ये भी सिलसिला बहुत ज़्यादा था। फिर धांधली के और बहुत सारे तरीके थे। आप ये कि अगर आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जा रहे हैं आपकी पूरी वेरिफिकेशन हो रही है, वहाँ पे आपकी जो पूरी वोटिंग लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसके अंदर आपकी तस्वीर भी लगी हुई है। वहाँ पर भी आपने इंश्योर करना है जो वोट वहाँ पे जब आप डालने जाएंगे तो वहाँ पे तस्वीर लगी, आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर लगा, सारा कुछ लगा हुआ। फिर आपका जो नादरा का शनाख्ती कार्ड है वहाँ पर चेक होना है। इसका मतलब है कि 80s 90s से लेके अब तक इलेक्शन कमीशन में बहुत सारी रिफॉर्म्स हो चुकी हैं, ऐसी इस्लाहात हो चुकी हैं कि अब वो मुमकिन नहीं रहा कि आप यहाँ लाहौर में किसी एक इलाके में आपने वोट डाला है उसके बाद आप किसी दूसरे इलाके में जाके वोट डाल सकें। तो ये नामुमकिन हो गया। यानी आप देखें कि कुछ 1.5 करोड़ के करीब 2013 में वोटर जो है जाली वोटर था उसको लिस्ट से निकाल दिया गया। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन मिल बैठ के सारी जमातों को, ये कोई एक तहरीक इंसाफ या कोई मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले तौर पर इस्लाहात नहीं ला सकती जब तक कि पूरी जमातें जो कि स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ उनको बिठा के हर पॉइंट के ऊपर वो एग्री करें कि हाँ जी ये चीज़ें हमें काबिल कबूल हैं। जैसे कि इससे पहले इस तरह इस्लाहात हुई हैं तो उसमें सारी जमातों ने एग्री किया और फिर वो इस्लाहात की गई इलेक्शन कमीशन में।
तो इसी तरह से सारी जमातें मिल बैठ के बैठें, यानी काम करें और इस्लाहात के एक एक एजेंडा के ऊपर, एक एक नुक्ते के ऊपर बातचीत करें और उसके बाद फाइनल किसी कंक्लूजन पर पहुंचें, और ताकि मजीद जो है सिस्टम बेहतर हो सके। साहब ये बताइएगा, ठीक है अभी जो इख्तलाफात हैं अपोजिशन की बड़ी जमातों के दरमियान, उससे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फ़ायदा होगा, लेकिन अगला इलेक्शन भी जाकर लड़ना है। अगर हम अभी की परफॉर्मेंस देखें उसके मुताबिक क्या इलेक्शन जाके लड़ने में फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि ये लड़ाइयाँ तो इलेक्शन से पहले की हैं, इलेक्शन में जाके तो परफॉर्मेंस दिखानी होगी। देखिए अभी तक जो ज़िमनी इंतखाबात हुए 10 सीटों के ऊपर, तो 9 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी सीटें, जो अपनी कई सीटें थी वो भी खो चुकी हैं। यानी कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल इनकम्बेंसी फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा प्ले करता रोल अपना, लेकिन ये भी बहुत कम हुआ है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक हुकूमत जो है वो बरसरे इक़्तिदार है पार्टी, और वो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और मुसलसल और इतने तसलसल के साथ अपनी सीटें लूज़ करे, ये भी बहुत कम हुआ। इसका मतलब है कि अवाम जो है वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने ये वादे किए थे कि 100 दिन के अंदर अंदर करप्शन ख़त्म होगी और सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे, मसाइल हल होने की बजाय महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा हो गई है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है और लोग बहुत ज़्यादा मुतनफ़र होते जा रहे हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत से। अब उनके पास बचे 2 साल तकरीबन, अब बच गए हैं, अब आगे 2 महीने बाद 3 साल हो जाएंगे। तो इन 2 सालों में अभी तक कोई ऐसी डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, अवाम को नज़र नहीं आ रहा कि अगले 2 साल में कुछ महंगाई कम होगी, कुछ उनके हालात में बेहतरी आएगी। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो सामने नज़र आ रहा है। 9 सीटें, यानी कि 10 में से 9 सीटें अगर अपोजिशन जीत चुकी है, इसका मतलब है कि उनको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है कि हमने जो पिछले 3 साल 2.5 साल पॉलिसी रखी, वो पॉलिसीज़ चाहे इकोनॉमिक मुशियत जो है, जितनी भी उन्होंने एफर्ट्स की, या कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, बेयकीनी की सूरत हाल रही और जिसकी वजह से कारोबार ठप हुए, उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के अंदर परफॉर्मेंस किस तरह की रही, तो एक एक स्टेप जो है तहरीक इंसाफ हुकूमत का अवाम जज कर रहे हैं और वो फैसला दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल है कि अगले इलेक्शन में इस तरह से एक तो वो पार्टी जो है इंटैक्ट रहे उसी तरह से, और उसके बाद फिर कोई सीट मैनेजमेंट इस तरह की करे, अरेंज तरह की करें कि वो अगले इलेक्शन में दोबारा आ सके। ठीक है अहमद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सफ़ीर पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जो सियासी मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से जो है हमने बात की है कि अभी इख्तलाफात तो ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को भी सबसे ज़्यादा तो महंगाई और बेरोज़गारी को देखना होगा, क्योंकि अगले इलेक्शन में ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस महंगाई की वजह से खास तौर पर। ऐसा ही, और इस वक्त महंगाई जो है वही असल अपोजिशन है हुकूमत के लिए। मेरे ख्याल में हमजा, हमने मौसम की जो हमने बात की है इस वक्त कि सियासी पारा कितना हाई है, मौसम की सूरत हाल भी जान लेते हैं। वैसे भी वो भी गर्मी की शिद्दत बड़ी हाई जा रही है इस वक्त और हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, और जिस तरह से मौसम अपना मिजाज दिन ब दिन बदल रहा है और बिगड़ता बल्कि जा रहा है मौसम का मिजाज, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। रमज़ान मुबारक के आखिरी रोज़े चल रहे हैं, आखिरी अशरा शुरू होने वाला है और इस दौरान गर्मी की जो शिद्दत है बढ़ने से रोज़े कितने मुश्किलात में आ सकते हैं या हम लोगों के ऊपर कितने भारी हो सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। मतलब कि रोज़ेदार जो हैं अब तो वैसे मतलब कि माशाल्लाह से, क्योंकि हर साल रोज़े रखे जाते हैं, जो ज़्यादा गर्मी वाले रोज़े थे मई मतलब ख़ासतौर पे जून वाले रोज़े थे वो तो हमने रख लिए हुए हैं। अभी वाला जो है मौसम का, फिर भी हम ये चाह रहे होते हैं कि ज़रा मौसम अच्छा हो ताकि दिन अच्छा गुजर जाएगा। मौसम का हाल बताने वाले ये कह रहे हैं कि आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है लाहौर में। ताहम शिमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो मगरबी अजला हैं उनमें चंद मकामात पर बारिश के इम्कान है। जी हाँ, जबकि कल भी मुल्क के जो बेशतर इलाके हैं मौसम दिन के दौरान गर्म और खुश्की रहेगा। शिमाली बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। बलाई पंजाब के चंद अजला है, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश बरस सकती है। सूबाई दारकूमत लाहौर में भी पारा हाई होता जा रहा है और दर्जा हरारत 41 तक जा सकता है। हमजा जी, और शहर कायद की हम बात करते हैं, वहाँ पर भी गर्मी का राज है। कल कहा जा रहा है 4 मई से यानी कि मौसम में कुछ बेहतरी जो है वो आ सकती है, उसकी उम्मीद रखी जाए। कैसा मौसम रहेगा आखिरी अशरे के दौरान, इसी पर बात करेंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हर रोज़ हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। सर, कोई अच्छी खबर है मौसम के हवाले से?
जी बहुत शुक्रिया। देखें गर्मी की शिद्दत तो बढ़ रही है, ज़ाहिर है मई और जून गर्म तरीन महीने होते हैं पाकिस्तान में, और बिलखसूस इधर सिंध और कराची में तो अप्रैल से गर्मी शुरू हो जाती है, जो कि वक्फे से चल रही है, कभी तेज़ हो जाती है गर्मी और कभी कम। तो अभी 2-3 दिन गर्मी है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह परसों से आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में यानी इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, इन सब एरियाज़ में 5 तारीख से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। और आज तो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और जो KP के मगरबी हिस्से हैं उनमें आज बारिश होगी, और इसी तरह कल भी इन इलाकों में बारिश हो सकती है, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और फिर KP के वेस्टर्न पार्ट्स, और बाकी इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट और उससे ऊपर के जो इलाके हैं, उसके मज़ीद शुमाल में जो इलाके हैं KP समेत, उनमें 5 तारीख से वो सिलसिला शुरू होगा। और वो वक्फे से अगले 3-4 दिन यानी ये अगले जो दिन है 5 के बाद, वो उम्मीद है कि फिर टेम्परेचर नीचे आ जाएगा उस बारिश के नतीजे में। वक्फे से बारिश होती रहेगी गरज चमक के साथ। जी ठीक है सरफराज साहब, ईद कैसी हमारी गुजरेगी? स्पेशली हम बात कर लेते हैं कराची वालों की, सुबह सिंध की, सुबह पंजाब की, कैसी ईद गुजरने वाली है? क्या गर्मी की शिद्दत यहाँ पर होती हुई कुछ कम देख रहे हैं? कोई सिस्टम ऐसा दाखिल होगा कि बारिशें इन इलाकों में भी हो सकें? जी कराची और सिंध में तो जाहिर है कि मौसम निस्बतन गर्म ही रहेगा। ईद पे भी ऐसे ही गर्मी गुजरेगा, गर्म और मरतूब मौसम चल रहा है कराची में। वो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं, पिछले 2 दिन तो 38 तक चला गया था, लेकिन कल फिर 36 ही रहा, और आज भी 35-36 रहने का इम्कान है। अलबत्ता 6 से लेकर 8 तक जो 2-3 दिन है उसमें 38-39 दोबारा जा सकता है, और फिर ईद पे भी ऐसे ही 36-37, और साथ में चूँकि नमी बहुत ज़्यादा होती है, 40 से 50% औसतन दिन में रह रही होती है नमी, तो इस लिहाज से ये गर्म और मरतूब मौसम रहता है। तो सिंध में पूरे में ऐसे ही है। अलबत्ता अपर सिंध के और ईस्टर्न सिंध और सेंट्रल सिंध जो है यानी नवाबशाह, हैदराबाद, बदीन, थरपारकर और उमरकोट इन इलाकों में 8 तारीख और 9 तारीख को फिर बारिश के कुछ चांसेस हैं। कराची में बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता पंजाब का आपने जो पूछा, तो ये जो 5 मई से ये सिलसिला पंजाब में दाखिल होगा, और फिर बेशतर इलाकों में पंजाब के 5 से लेकर 8-9 तारीख तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और जो शुमाली इलाके हैं उनमें यानी इस्लामाबाद और उससे ऊपर के इलाके, उनमें तो उम्मीद है कि ईद के आसपास के दिनों में भी बारिश होगी। जी बिल्कुल ठीक है, ईद के आसपास भी बारिश इन इलाकों में हो सकती है। साथ सरफराज साहब ज़रा ये बता दीजिएगा कि हम ये सुन रहे थे कि जो गर्मियां हैं उनका दौरानिया इस दफ़ा तवील होगा, क्या ऐसा ही है? देखिए इसमें डिपेंड करता है कि जो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सिस्टम जो अभी तक चल रहे हैं, मतलब शुमाली इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो रही है, पिछले इस दिनों में भी, अप्रैल के दिनों में भी हुई है, और अभी मई में भी 1-2 स्पेल्स इस तरह से हैं। एक तो बिल्कुल ये इसी हफ्ते रवां हफ्ते चलेगा, और उसके बाद ये सिलसिला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का थम जाता है, तो फिर ज़ाहिर गर्मी बढ़ जाती है। तो मई और जून, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये गर्म तरीन महीने होते हैं पूरे पाकिस्तान में ही। जुलाई से अलबत्ता फिर मानसून हवाओं का सिलसिला, उनके दाखिले का सिलसिला शुरू होता है, मानसून हवाएँ दाखिल होना शुरू होती हैं, तो फिर गर्मी की शिद्दत में कदर कमी आ जाती है। जी सरफराज साहब, ये भी बताइएगा कि हम हीट वेव की बात करते हैं, कराची में हीट वेव का कितना खदशा है? जैसे कि गर्मी के दिन चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पारा अभी भी हाई है कराची का। देखिए मई और जून, जैसे मैंने आपको कहा कि ये इसमें मई गर्म तरीन महीना होता है कराची में और सिंध के बेशतर शहरों में बशमूल नवाबशाह और हैदराबाद वगैरह। तो रूल आउट नहीं कर सकते कि हीट वेव कभी भी आ सकती है। कराची का स्पेशली मौसम ऐसा होता है कि जो टोटली विंड डिपेंडेंट होता है, कि साउथ वेस्टर्ली जनूब मगरिब से हवा चल रही होती है, तो मौसम मुतदिल रहता है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं रहता। और जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, शुमाल मगरिब या शुमाल मशरिक की जानब से हवाएँ चलती हैं, तो फिर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो अभी नज़दीक यानी अगले कोई हफ्ता 10 दिनों में तो कोई ऐसी सीवियर हीट वेव नहीं है। अलबत्ता मौसम जनरली हॉट एंड ह्यूमिड ही रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह का हिस्सा बने, और यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, मुल्क की मईशत के हवाले से ना हमारे पास 2 खबरें हैं, एक अच्छी खबर है और दूसरी बुरी खबर है। सबसे पहले इशाल अच्छी खबर शेयर कर लेते हैं। अच्छी खबर यह है कि मुल्की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि अप्रैल में पाकिस्तानी बरामदात
तकरीबन 2 अरब 19 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर चुकी हैं। हाँ जी, और अपनी ट्वीट में ही मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने बताया कि 2011 के बाद ये पहली बार हुआ है कि 7 माह लगातार हर माह बरामदात 2 अरब डॉलर से ज़ायद रही हैं। और गुज़श्ता साल की बात कर ली जाए, इसी अरसे के मुकाबले में जो बरामदात हैं उनमें 129% का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। और मुशीर तिजारत ने साथ ये भी लिखा है कि गुज़श्ता माली साल के 10 माह में बरामदात 18 अरब 40 करोड़ डॉलर थीं। जी हाँ, जबकि जुलाई ता अप्रैल उन्होंने बताया कि 2021 में बरामदात 13% इजाफे के साथ 20 अरब 87 करोड़ डॉलर से ज़ायद रही हैं। बुरी खबर भी आपको बता देते हैं मेरे ख्याल में कि मुल्क में महंगाई 14 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। 12 माह के वक्फे के बाद महंगाई की शरह दोबारा दोहरे हिंसों तक जा पहुँची है। हाँ जी, और ये अप्रैल की हम बात कर रहे हैं। इस महीने के दौरान महंगाई 11.1% की सतह तक पहुँची है, जो मार्च के दौरान 9.1% रिकॉर्ड की गई थी। और अप्रैल के वस्त से रमज़ान का आगाज़ हो गया था, इसलिए सब्जियों, फलों, चिकन, तेल, जो भी आपके चीज़ आप सोच सकते हैं कि आपको ज़रूरत होगी वो महंगी हुई है, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा इजाफा है वो पंजाब में हुआ है, उसके बाद सिंध में, फिर बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में देखा गया। इसी ऑर्डर के साथ जो है ना वो देखा गया। इसी सारी सूरत हाल पर इन दोनों खबरों की हवानुमाई हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कोरोना सूरत हाल के बावजूद मुसलसल 7वें माह 2 अरब डॉलर से ज़ायद की एक्सपोर्ट की हमारी मईशत के लिए कितनी अहमियत है, कितनी अच्छी बात है? देखिए, बरामदात पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई आम है, लेकिन जब हम ये कहें कि हमारी बरामदात बढ़ गई हैं तो साथ में ये कहना चाहिए कि जितनी बरामदात कम बढ़ी हैं, इंपोर्ट्स उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई। तो हमारा जो आर्थिक खसारा है वो बेतहाशा बढ़ा है और ये बड़ी खतरे की सिग्नल है। तो जब रज़ाक दाऊद साहब ये कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ी है, तो पहले तो ये हम एक्सपोर्ट आज भी 2011 की हद पर है, ये ख्याल रखना चाहिए। और 2011 में डॉलर था 86 रुपीज़ का, आज 53 रुपये का है। उसके बावजूद और बेतहाशा हमने मराद दी हैं, तो ये खुशी की बात है कि बड़ी हैं, लेकिन आज भी हम 2011 से नीचे हैं और हमारा तिजारती खसारा इस साल तकरीबन 20% बढ़ गया है। इसका मतलब है कि अब करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि हमारा सरप्लस की बात कर रहे थे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये जून तक माइनस में चला जाएगा। ये बिल्कुल से बता दूं। और अगले साल जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होने जा रहा है, क्योंकि इंपोर्ट सब बढ़ेंगी, आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं, अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, तो खुदा ना खास्ता 2022 में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा ये उस सतह पर होगा जो 2016 में था, जब बहरान का आगाज हुआ था। तो खुशी जरूर मनाएं, लेकिन ये भी तो देखें आलमी मंडी में चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट, तो इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। कामयाबी पे खुशी की ज़रूर मनाएं, मगर ये बड़ी कमज़ोर बुनियाद है, ये मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, तवील अरसे से हमारी जो बरामदात है 25 अरब डॉलर के बैरियर को पार नहीं कर पा रही हैं, वजूहात क्या हैं इसकी? देखिए, बात ये थी जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये कह दिया कि जी अगर हमारी बरामदात नहीं बढ़ती तो हम समंदर पार पाकिस्तानियों पर इन्हिसार करके, मतलब रेमिटेंसेस और उनसे पैसे लेके, ये बड़ी खौफनाक बात है। मुझे तो खौफ आ रहा है। देखिए, बरामदात बढ़ेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, मईशत की शरनमो गिरो करेगी। अगर यूएई और सऊदी अरब से या अमेरिका बरतानिया से रेमिटेंसेस कोई 7 अरब डॉलर ज्यादा आ गई इस साल उसके मुकाबले में, ये कोई कायम रहने वाली चीज तो नहीं है और इससे रोजगार भी नहीं मिलता। एक्सपोर्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये कहना कि जी हम समंदर पर पाकिस्तानियों से कर्जे लेंगे, तो पहले मैं आपको बता दूं, मैं यूरोप में भी रहा हूं और दूसरी जगह बाहर रहा हूं, समंदर पर पाकिस्तानी रेमिटेंस से जरूर भेजेंगे पाकिस्तान, क्योंकि उनकी फैमिली है। अगर बाहर 1% या आधे फीसद सूद मिलता है और हम यहाँ उनको 7% देंगे, तो वो पैसा 7% पर ले आएंगे यहाँ पर सारे सूद, लेकिन वहाँ सरमायाकारी नहीं करते, उनका मिजाज ही नहीं। तो अगर सरमायाकारी नहीं आती और महंगी शरह सूद पे लेते हैं, तो आर्जी मुश्किल तो मेरी हल हो जाएगी मुल्क की, लेकिन एक आगे चल के बड़ा मुश्किलात में आ जाएगा। ये एक जौहरी पाकिस्तान है, बरामदात का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसलिए इस पॉलिसी में नजरसानी करें। और बरामदात हमारी क्यों नहीं बढ़ रही? इसलिए कि आपकी यूटिलिटीज के नर्फ हम बेतहाशा बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारी जीएसटी है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा है। तो अगर बांग्लादेश जहाँ कॉटन नहीं होता 40-45 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है, और हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, कॉटन भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं, और हम 25 पे भी नहीं जा रहे, 25 अरब डॉलर तक। इसका मतलब ये है कि बहुत संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है कि खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में अगर हम पीछे जा रहे हैं, जबकि अल्लाह ने मेरे मुल्क को वसाइल दिए हैं, तो पॉलिसियों में तब्दीली बुनियादी शर्त है।
इसके बगैर खुदा न खास्ता मुश्किलात बढ़ेंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, यानी ये कहा जाए जो पहली अच्छी खबर है वो भी कोई खास अच्छी खबर नहीं है। अब बुरी खबर की जानिब आ जाते हैं कि महंगाई की शरह की हम बात कर रहे हैं। 14 माह बाद फिर 11.1 पे अप्रैल में हमने ऐसा देखा। क्या रमज़ान की वजह से है? क्योंकि रमज़ान में हम हर साल ये देखते हैं कि महंगाई बढ़ जाती है। देखिए, रमज़ान की वजह से भी है, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जनवरी 2021 में मैं बहुत अहम बात बता रहा हूँ। जनवरी 2021 में पाकिस्तान में अफराद ज़र 5.7% था, जो मुनासिब था। लेकिन उसके बाद फरवरी में हुकूमत ने बिजली के नर्ख बढ़ाए, क्योंकि टैक्सों की चोरी हो रही थी, बिजली की चोरी हो रही थी और सर्कुलर डेट बढ़ रहा था। उसको नुकसान को पूरा करने के लिए हमने बिजली के नर्ख बढ़ा दिए। तो फरवरी में ये 5.7 से बढ़ के 8.7 हो गया। मार्च में ये 9.1 हो गया। तो उस वक्त तो रमज़ान नहीं था, तो 5.7 से 9 हो चुका था। अब रमज़ान में सोने पर सुहागा हो गया कि मुनाफाखोरी भी हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो रही है। और जैसे अभी आपने इशारतन कह भी दिया कि हमारे जो लोग रोज़ेदार हैं वो सारी जो है सरहदें उबूर कर देते हैं कंजम्पशन में। तो अब ये 11 सही हो गया। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, क्या IMF की नई शराइत जो है वो भी महंगाई की बड़ी वजह हो सकती हैं? क्या मुस्तकबिल करीब में आप देख रहे हैं कि महंगाई नीचे आएगी या महंगाई जहां पर है वहीं पर मौजूद रहेगी? कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब और दीगर अरकान पार्लियामेंट भी बाहर हमें हुकूमती का जो अरकान है वो भी नज़र आए मार्केट्स में विज़िट करते हुए। क्या समझते हैं कि उन्हें पता चल गया कि महंगाई है और उसका इदराक भी हो गया, अब उसके हल की तरफ चल रहे हैं? नहीं, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे वजीरों वगैरह ने मार्च में शोर करना शुरू कर दिया था। ये बहुत बड़ा मसला है। और तो ये तो 5.7 से 9 तो आ चुका था। लेकिन पहले उसकी हम वजूहात का तयन कर लें कि हमारे यहाँ महंगाई होती क्यों है। IMF की डालना जो है ये सही नहीं है। IMF तो ये कहता है कि जी आप अपनी टैक्सों की चोरी रोकें, आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं। हम ये कहते हैं जी हमारी मजबूरी है, हम हर आमदनी पर टैक्स नहीं लगा सकते, ताकतवर तबके टैक्स नहीं देंगे। तो क्या कहा भाई आप क्या करेंगे? कहते हैं जी बिजली पेट्रोल के नर्ख बढ़ा देते हैं। तो ये कहना कि ये IMF की शर्त है, ये सही नहीं है। अब मैं आपसे, जब तक ये हम नहीं समझेंगे कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ क्यों रही है, उसकी पहली बुनियादी वजह ये है कि बदकिस्मती से पिछली हुकूमतें हों या मौजूदा हुकूमत हो, इनकी बेशतर पॉलिसियाँ, बेशतर माशी पॉलिसियाँ ताकतवर तबकों के मुफाद में या उनके दबाव पर बनाई जाती हैं। और जब ये आप ये कहेंगे कि GST आपने बढ़ा दिया, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया, तो उससे तो महंगाई बढ़ेगी। एक तो ये बुनियादी चीज़ है कि और हुकूमत और हुकूमती इदारे ताकतवर तबकों के दबाव पर, जिसको आप माफिया कह लें, अशराफिया कह लें, कार्टेल कह लें, उस पर बनाई जा रही है। चाहे उसके लिए कानून तोड़ना पड़े या कानून नया बनाना पड़े, अवाम के ऊपर बोझ डालें, ये बिल्कुल वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कई कि हुकूमत की पॉलिसियाँ इसके लिए बनाई जा रही हैं। अब वज़ीर आज़म साहब ने तस्लीम किया कि जी हमने तो गलती की थी कुछ टिकट देने में, उसी वजह से मसला आ रहा है। लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं कि काबिना भी तैयार नहीं है। तो आपने टिकट दिए नहीं दिए, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जो इस हुकूमत का था कि हम 100 दिन के अंदर टैक्सों की पॉलिसी नाफिज करेंगे और तवानाई के इस्लाहत लाएंगे, उसके लिए क्योंकि ताकतवर तबकों के मुफाद पर ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी काबीना भी तैयार नहीं है, वफाकी काबीना तैयार नहीं है, हमारी सूबाई काबीना तैयार नहीं है, पार्लियामेंट तैयार नहीं है, और हुकूमती इदारे, स्टेट बैंक और FBI, उसके अलावा कई इदारों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है कानून तोड़कर, महंगाई बढ़ी। एक तो ये बात। दूसरा, एक जुमला मैं बता दूं, बैंकारी का शोबा मईशत को खराब करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। सारी दुनिया, हमने यूरोप में भी बैंकिंग की है, कमर्शियल बैंक जो है वो कर्जे देते हैं सनत के लिए, तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए। यहाँ 2 साल में ये शुरू हुआ कि 3000 अरब रुपया हमने निजी शोबे को देने के बजाय हमने हुकूमत को दे दिया कि उनका बजट खसारा पूरा करें। 3000 अरब रुपया अब कमर्शियल बैंक, तिजारती बैंक के कर्जे जो थे मुल्क में वो कम हो गए और हुकूमत के कर्जे सरमायाकारी बढ़ गई। इसका मतलब ये कि 3000 अरब रुपए अगर निजी शोबे को दिए जाते तो मेरे मुल्क में शरह तेज होती, तो महंगाई कम हो जाती। तो ये जो ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए पॉलिसियां बनाई जा रही हैं, फिर स्टेट बैंक ने ये किया, आप देखिए शरह सूद हमारा जो है 7% है। अभी आपको क्या कि अफरात ज़र 11.1% है। ये अफरात ज़र से आप शरह सूद कम नहीं रख सकते, 7% इस्तेसाल है। ये तो आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 6। और उसके साथ ही बैंकों ने ये किया कि जब शरह सूद गिराई तो नफा नुकसान में शिरकत की बुनियाद पर जो 2 करोड़ खातेदार थे उनको शरह मुनाफा जो है वो 11.25 से कम करके
5.5% पे लिया, यानी 7 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। जी ठीक। तो ये पॉलिसी है ठीक करने, ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, न मेरा कमजोर मुल्क है। यहाँ अगर सही बिल्कुल ठीक है, पॉलिसियाँ ठीक कर ली जाएं तो मसाइल का हल निकल सकता है। डॉक्टर साहब ज़रा ये भी बताइएगा, जिस तरह से इशाल भी कह रही थी कि वज़ीर आज़म साहब को हमने गुज़श्ता रोज़ देखा है कि वो मार्केट में गए हैं, उन्होंने जाके देखने की कोशिश की है कि कितनी महंगाई है। वज़ीर आज़म 12 महंगाई पर काबू पाने का जिक्र भी करते रहे हैं। इस पे दो ही नैरेटिव है, एक कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब को लोगों का बहुत ख्याल है, दूसरे कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा, आपके पास सारे नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं कितनी महंगाई है। आप क्या समझते हैं, इस तरीके का चेक रखने से कुछ मईशत बेहतर होगी, कुछ महंगाई कम होगी, या फिर हमें सख्त फैसले अंदर कमरों में बैठ के ही करने होंगे, जिसके लिए हमने वज़ीर ख़जाना को तब्दील किया? नहीं, देखिए बात ये थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो मार्च में परेशानी का इज़हार शुरू कर दिया था महंगाई का, लेकिन अब तो 9 से 11 पर आ गया। मसला ये है कि रिट हुकूमत की नहीं है, हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। कोशिश जरूर करते हैं, मगर जैसे मैंने आपसे कहा, काबीना उन इक़दाम के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये कहा 100 दिन के अंदर पर मबनी पॉलिसी टैक्स की ले आऊंगा, वो नहीं लाए, तो ये काबीना ही तैयार नहीं है। और ये भी कहा था कि मैं सर्कुलर डेट को खत्म करूंगा, वो 1200 अरब से 2400 अरब आ गया। अब IMF ने दांत तेज कर रहा है, हमने IMF को ये राजी कर लिया है कि फिलहाल बहुत ज्यादा कीमतें न बढ़ाएं, क्योंकि पेंडेमिक है, तो हमें थोड़ी सी मोहलत दे दें। इसका मतलब ये आलमी मंडी में आप देखिए, तो कोविड-19 जब वैक्सीन आ रही है, तो उसके बाद से आप एक्टिविटी बढ़ेगी, मेरे मुल्क में भी बढ़ेगी, वहाँ भी बढ़ेगी। तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी, अशिया की कीमतें भी बढ़ेंगी, तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ महंगाई बढ़ेगी। रमजान की वजह से जो थोड़ी बढ़ी है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन महंगाई काबू में इसलिए नहीं आएगी कि जब तक आप टैक्सों की पॉलिसी नहीं बदलते, GST को 17% से 7% पर नहीं लाते, 450 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी, जिसे मैं खतरा कहता हूँ, वो खत्म नहीं करते, तो ये ठीक नहीं होगा। रमजान में जो बढ़ी है, अलबत्ता रमजान के बाद वो कम हो जाएगी, मगर बाद में IMF कह कर बिजली के नर्ख बढ़ाएं, स्टेट बैंक को शरह सूद बनानी पड़ेगी, के कदर पर दबाव पड़ने वाला है। तो अगर पॉलिसियां तब्दील करते हैं, इस मुल्क की तरक्की को रोक नहीं सकता, और अगर ये नहीं करते, अरे गठजोड़ रहता है हुकूमती इदारों और ताकतवर तबकों में, और उधर IMF में, ये गठजोड़ जो है ये पाकिस्तान को आगे जाने बिल्कुल ठीक है। पॉलिसियाँ तब्दील की जाएंगी तभी पाकिस्तान जो है तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। और डॉक्टर साहब को तो महंगाई कम होती हुई नज़र नहीं आ रही जब तक कुछ सख्त पॉलिसियाँ जो है नहीं अपनाई जाती हैं। GST की वो बात कर रहे हैं कि उसको कम किया जाए, और खास तौर पर सबको लाया तो इसीलिए गया है हमजा, की पॉलिसियों में भी तब्दीली आएगी और महंगाई की शरह जो है उसमें भी तब्दीली आएगी और महंगाई ख़त्म होगी। देखते हैं आप। हाँ देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जी कि अब जो है थोड़ी सी जान ख़त्म होती चली जा रही है, अब हम थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं, और गर्मी की शिद्दत भी चूँकि बढ़ गई है तो प्यास हमें बहुत ज़्यादा लग रही होती है। साथ रोज़ेदारों का कहा जा रहा है कि ये दोहरा इम्तिहान शुरू हो गया है कि सहर और इफ्तार में अब क्या खाएँ क्या ना खाएं, और क्या वो कोताहियाँ कर रहे हैं कि जिससे उनको बॉडी के अंदर कुछ कमज़ोरी फील हो रही है। मतवाज़न ग़िज़ाएं जो हैं वो लेना कितनी ज़रूरी हैं। गर्मी के रोज़े लंबे होते हैं, इसी वजह से भूख और प्यास भी मज़ीद बढ़ा देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि इफ्तार के वक्त रोज़ेदार जो हैं वो चटपटी अशिया के सजे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। जैसा कि हम बार बार बात यही करते हैं कि आप देखते हैं कि इन्वाय इक़साम के जो हैं वो खाने सजे में हैं, तो आप ये नहीं देख पाते कि भाई ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, ये मेरे लिए ठीक है, यानी आप बस टूट पड़ते हैं और खाना शुरू करते हैं। को भी जब हम मशरूब पी रहे होते हैं तो हम ये नहीं देख रहे होते कि जी कि ये हमारी डिहाइड्रेशन का ही सबब नहीं बन जाएंगे कि हमें पहले प्यास लग रही है फिर हम ऐसे मशरूब पी रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जोहा सुहेल माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनको वेलकम। जोहा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? तो कमज़ोरी फील नहीं ना कर रही हैं, आप तो अच्छी डाइट ले रही होंगी। हमें क्या लेनी चाहिए कि हमें भी कमज़ोरी फील ना हो? बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आपने बात की कि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ है जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट यानी कि पानी की कमी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि रमज़ान अब गर्मियों में आ गया है, तो अब इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जितना आपका हाइड्रेशन स्टेटस, पानी की कमी नहीं होगी बॉडी में, उतना आप अपने आप को एक्टिव और हेल्दी फील करेंगे। आपने जैसे बात की कि हम ऐसे मशरूब पी लेते हैं कि जो हमें लगता है कि पानी की कमी से बचाएंगे, लेकिन वो हमें पानी की कमी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो कोशिश ये करें कि अपनी सहर की अगर मैं बात करूँ तो सहर में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पानी की कमी को कम करें, उसको प्रमोट ना करें। सबसे पहले जो लोग कैफीन वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, वो ना करें, क्योंकि कैफीन एक डायूरेटिक है, ये पेशाब आवर है, आपको बहुत ज़्यादा इससे पेशाब आएगा और आपकी बॉडी में से पानी जो है वो लूज़ होता जाएगा। और गर्मी में जिस तरह से स्वेट
स्वेटिंग भी लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, तो एक तो पेशाब डायूरेटिक के फॉर्म में चला जाएगा उस तरह से, और दूसरा स्वेटिंग के फॉर्म में। तो दो तरीकों से आपके वाटर लॉसेज जो है रमज़ान में बढ़ रहे हैं। तो कोशिश ये करेंगे कैफीन वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और नमक वाली चीज़ों का इस्तेमाल। जैसे हम सहरी में अचार इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नमकियात वाली चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, डब्बे में बंद चीज़ें, उनके इस्तेमाल से परहेज़ रखें। मीठे का इस्तेमाल कर लेना चाहिए? मीठे का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल, सफ़ेद चीनी, ब्राउन शुगर, गुड़ आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर टाइप जिस तरह से आ गया। ब्राउन शुगर, शक्कर, शहद भी इवन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इससे पानी की कमी नहीं होगी शहर में। और ये कोशिश करें कि पोटेशियम रिच चीज़ों का इस्तेमाल करें। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो बॉडी में प्यास की शिद्दत को रोक के रखता है। बॉडी को प्यास तब लगती है जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, ये एक सिग्नल है। चंद एक चीज़ें कौन सी हैं जो लोगों को खानी चाहिए जिनमें पोटेशियम ज़्यादा वाफर मिकदार में? उसमें हमारे पास केला है, अच्छा, खजूर है आपके पास, आलू है आपके पास और पालक है। ये चार ऐसे फल और सब्जियां हैं कि जिनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा भरपूर अमाउंट में मौजूद है। तो सहरी में इनमें से कोई भी एक चीज़ अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा दही की लस्सी या दही रॉ फॉर्म में भी अगर आप कंज्यूम करते हो तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट यानी कि पोटेशियम की एक नॉर्मल अमाउंट मौजूद है जो पूरे दिन प्यास की शिद्दत को रोके रखती है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर हम लोग दही कंज्यूम नहीं कर सकते तो क्या दूध पी के हम अपनी कमी पूरा, दूध में पोटेशियम इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन दही में ज़्यादा आ जाता है। पनीर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे डायबिटिक लोग हैं हमारे पास या वो लोग जिनको गुर्दों के रिलेटेड मसाइल हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि डायबिटिक वाले पेशेंट जैसे कि आलू इस्तेमाल नहीं कर सकते, केला इस्तेमाल नहीं कर सकते, खजूर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस सूरत में वो अगर पालक इस्तेमाल करते हैं तो पोटेशियम की कमी उनके अंदर नहीं होगी। और गुर्दों वाले पेशेंट्स के लिए स्पेशली ये सारे जो फल और सब्जियां ये रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा। क्योंकि उस पर सोडियम पोटेशियम हम दोनों कम कर देते हैं। तो जिन लोगों को गुर्दों के कोई भी अमराज है जैसे पथरी का मसला या बंद क्राटिनिन भरे में अगर, तो वो कोशिश करें कि अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें ताकि वो उसकी रिकमेंडेड डोजेज उनको दें, और ज़्यादा डोजेज में देंगे तो गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं। ठीक है ज़ोहा, हमें ये बताएंगे वो कौन से मशरूबात है जिनका हम जिक्र तो कर रहे हैं कि जिससे डिहाइड्रेशन की जानिब हम बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम ये गलती कर रहे हैं। चंद बताएं कि हम क्या गलतियां करते हैं, कौन से मशरूब? उसमें ऐसे कि जैसे चाय कॉफ़ी की मैंने बात की, ये आपकी वाटर स्टेटस को मेंटेन करने की बजाय ख़राब करते हैं। अफ्तार में बहुत ज़्यादा लोग चीनी वाले मशरूबात लेते हैं। चीनी जो है वो पानी की कमी के सबब बनता है, क्योंकि चीनी बॉडी की एक पीएच होती है न्यूट्रल, लेकिन उसको वो एसिडिक की तरफ ले जाता है और वो बहुत से न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्प्शन है उसको रोक देता है। तो कोशिश ये करें कि ऐसे शरबत का इस्तेमाल करें जिसमें सफ़ेद चीनी ना ऐड हो। सिर्फ गुड़ का शरबत अगर आप इस्तेमाल करते हो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और मैं इस टाइम पे गर्मियों के रोज़ों में सत्तू का शरबत ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि सत्तू के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी कूलिंग प्रॉपर्टी, वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अब जैसे कोरोना भी आजकल चल रहा है, तो अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़त ठीक नहीं होगी तो बाहर का टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने की तरफ आ जाता है, बुखार की अलामत नजर आती है। तो उससे बचने की सी फील होती है आपको, बिल्कुल ऐसे। तो उससे बचने के लिए कोशिश करें कि सत्तू के शरबत का इस्तेमाल करें ताकि बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ना चेंज हो और वो बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, लीमू का भी बताइएगा, हम सिकंजबीन का इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक है, वो कर लेना चाहिए इफ्तार के वक्त कि नहीं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे, क्योंकि हम सिकंजबीन जरूर पीते हैं, लेमनेड बहुत से लोग हैं। लीमू की प्रॉपर्टी डायूरेटिक है। अच्छा। जिस तरह से ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स लीमू का इस्तेमाल करते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, वो कैसे नॉर्मल होता है कि उनकी बॉडी में इजाफी नमक होने की वजह से पानी ज़्यादा जम जाता है, और लीमू की प्रॉपर्टी ये है कि वो इजाफी पानी को बॉडी से निकालता है जिस वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आप इमीडिएटली अफ्तार में सिकंजबीन का इस्तेमाल करते हैं, लेमनेड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पानी की कमी की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि लीमू की प्रॉपर्टी डायूरेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। हम बेसन की बनी हुई चीज़ें भी ज़ोहा बहुत खाते हैं, मतलब लाइक आप पकोड़े कह लें या समोसे कह लें या बहुत सारी फ्राइड चीज़ें हम और भी इस्तेमाल करते हैं। हमें उनका इस्तेमाल कितनी हद तक कम करना चाहिए, क्वांटिटी क्या में रखनी चाहिए? हम बहुत ही गैर मुतवाज़न सा वो आप ले लें, इफ्तार को हम कर रहे होते हैं कि फ्राइड चीज़ें हमारे दस्तरखान पर ज़्यादा होती हैं, जो हेल्थी डाइट होती है वो कम होती है। ऐसे ही है। अच्छा, फ्राइड चीज़ों में जैसे पकौड़ों की आपने बात की, उससे बेसन बहुत ज़्यादा ऐड किया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान का कल्चर ये कि जब तक पकौड़े या समोसे नहीं होंगे दस्तरखान पे हम लोग अफ्तार उसको समझते ही नहीं। आज तो इफ्तारी नहीं है, इफ्तारी नहीं। तो उसमें ऐसा कर सकते हैं आप कि बहुत थोड़ा बेसन ऐड करें और ज़्यादा वेजिटेबल ऐड करें। अच्छा, क्योंकि बेसन में हमारे पास सिर्फ कैलोरीज हैं, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। अच्छा। सब्जियों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप बहुत थोड़ा बेसन ऐड करके अपना पकोड़े तैयार कर सकते हैं। जिस तरह अगर बैंगन की बात मैं करती हूँ तो बैंगन के पकौड़े बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं और उनको बहुत कम ऑयल में, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 1 टेबल स्पून सरसों के तेल में अगर आप स्टर फ्राई करते हैं तो वो बहुत एक हेल्दी ऑप्शन बन जाएगा। आपके पकौड़ों की जो क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाएगी और आपकी बॉडी जो है वो भी हेल्दी वे में चलेगी।
होता ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खा लेते हैं, जिस तरह से बहुत ज़्यादा हेवीली डेंस पकोड़े, जितना बेसन ऐड होता है उसमें ऑयल और एब्जॉर्ब वो करता है, जितना कम बेसन होगा उतना वेजिटेबल ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो उसको इस तरह से अगर रखते हैं तो आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और बॉडी को कैलोरीज के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे। जब हम फैटी फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बॉडी हमारी फुल अप हो जाती है, आपको फील होता होगा कि आपने कुछ और नहीं खाना, अब आप डिनर नहीं ले सकते, अब सिर्फ आप अपने आप को हैवी फील कर रहे होते हैं। तो ये एक ख़राब सिम्टम है, ये ठीक सिम्टम नहीं है। सिर्फ कैलोरीज इकट्ठी करना हमारा मकसद नहीं है। न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम ग़िज़ाई अज्जा कहते हैं, जिसमें आयरन है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, इनका बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक ख़राब प्रैक्टिस यहाँ पर हम ये भी करते हैं कि बहुत सारे लोग अफ्तार के बाद सहर करके सोते हैं। हाँ जी, रात को सोते नहीं, बिल्कुल ऐसे ही नींद पूरी नहीं लेते। ये एक बहुत ख़राब प्रैक्टिस है। कोशिश ये करें कि रात 11 बजे एक दूध का ग्लास कंज्यूम करके आप सो जाएं, क्योंकि रात जब हम नहीं सोते तो 12 बजे कुछ हमारी बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म्स होने होते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं जो सोने से बनती हैं। लेकिन अगर हम नहीं सोते तो ये मैकेनिज्म्स नहीं हो पाते, आपकी बॉडी के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। जोहर, जल्दी से हमें ये भी बता दीजिएगा कि बच्चे बड़े एक ही तरह का दस्तरखान होता है, एक ही तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, क्या बच्चों के लिए कुछ मुख्तलिफ बनाना चाहिए, उनकी ग़िज़ा को हमें इफ्तारी में और सहरी में कुछ मुख्तलिफ रखना चाहिए? बच्चों के लिए 4 न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जिसमें आपके पास आयरन है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम और विटामिन डी। ये 4 न्यूट्रिएंट्स मेक श्योर करें मदर्स या जो भी उनके केयर टेकर्स हैं, क्योंकि सहर के वक्त ये 4 न्यूट्रिएंट्स ज़रूर दें। अब क्वेश्चन यूजुअली ये पूछते हैं कि बच्चों को ये चीज़ें हम कहाँ से दें, तो आयरन में बेशक आप उनको सबसे पहले एक जो गोश्त का टुकड़ा है जिसमें आप रेड मीट जो है 3 आउंस हथेली के साइज जितना, वो आप बच्चों को ज़रूर दें। फॉलिक एसिड के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि बच्चों को सब्जियों की तरफ लेकर ये ग्रीन सब्जियों में हमारे पास मौजूद है, पालक में हमारे पास मौजूद है। तो पालक का इस्तेमाल बच्चों को बेशक ऑमलेट में ऐड करके दे दें, उनको प्यूरी बना कर दे दें, दही में ऐड करके दे दें, ताकि उनको नजर ना आए कि वो एक सेपरेट चीज़ खा रहे हैं, किसी चीज़ के अंदर मिक्स करके दे दें। कैल्शियम की तरफ जब आते हैं तो वो हमारे पास दूध में अवेलेबल है, दही में अवेलेबल है, पनीर में जो स्पेसिफिकली कॉटेज चीज़ है जो घर में बनती है उसको दें, और इसके अलावा विटामिन डी जो हमारे पास एग योक में अवेलेबल है। तो अगर आप ये 4 चीज़ें बच्चों को देंगे सुबह सहर के वक्त, तो उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है, जो मेंटल ग्रोथ है, जो स्केलेटल ग्रोथ है, वो नहीं खराब होगी और वो हेल्दी वे में रोज़ा भी रख सकेंगे और अपनी बॉडी को मेंटेन भी रख सकेंगे। जोहा, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जल्दी से हमें ये सारी चीज़ें समझाई और हम उम्मीद करते हैं कि अब आखिरी अशरे में कम अज़ कम जोहा की बातों पर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप आई, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। इंशाल्लाह ब्रेक लें। बिल्कुल, ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं और हम बात कर रहे हैं कि आज़ादी सहाफ़त की। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सहाफ़ती तंजीमों के ज़रिए तमाम सेमिनार्स होते हैं, रैलियाँ मुनक़िद की जाती हैं, मुख्तलिफ तकारीब का अहतमाम किया जाता है और पाकिस्तान में सहाफ़त को रियासत का चौथा सतून तस्लीम किया जाता है। क्या वाकई जो है वो सहाफ़त आज़ाद है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बावजूद अहले सहाफ़त ने पाबंदियों के काले कवानीन और असीरी के मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़यात भी पेश आते रहते हैं। इस दिन के मनाने का मकसद प्रेस फ्रीडम की बुनियादी असूलों पर एतमाद का इजहार और तशहीर, दुनिया में प्रेस फ्रीडम की मौजूदा सूरत हाल, आज़ादी सहाफ़त पर हमलों से बचाव और सहाफ़ती फ़राइज़ के दौरान कत्ल, ज़ख्मी या फिर मुतासिर होने वाले जो सहाफ़ी हैं उनके साथ इजहार यकजहती करना। और इस दिन के हवाले से हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रीडम नेटवर्क इकबाल खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खटक साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के तहत हम बात करें तो पाकिस्तान का नंबर 145वां है। आज हम आज़ादी सहाफ़त का दिन मना रहे हैं। हमें भी सहाफ़त की आज़ादी के लिए कितना सफ़र तय करना है? मेरे ख्याल में सफ़र तो काफ़ी है, लंबा है और बहुत मेहनत की ज़रूरत भी है। लेकिन इसके साथ साथ जो है ये सिर्फ सहाफ़ी खुद या मीडिया के इदारे खुद नहीं, बल्कि सियासी जमातें और अवाम और हुकूमत मिल के अगर ये सफ़र तय करें तो शायद हम जल्दी अपने मंजिल तक पहुँच जाएँ। वरना अगर अलहदा सफ़र किया जाएगा तो फिर मुश्किलात ज़्यादा होंगे। जो अहम बात वो ये है कि आया हमारी रियासत और हमारी हुकूमतें जो है वो मीडिया को आवाम की और मुल्क की तरक्की में एक पार्टनर तस्वर करती है या एक विलन के तौर पर इसको देखती है। जब तक ये फैसला न हो
मेरे ख्याल में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त मीडिया को एक विलन के तौर पे देखा जा रहा है, न कि पार्टनर के तौर पे। इकबाल खट्टक साहब, आज़ादी सहाफ़त मुल्क की तरक्की के लिए किस कदर अहम है? देखते हैं कि बहुत से ऐसे ममालिक भी हैं जहां आज़ादी सहाफ़त का तस्वुर भी नहीं है, लेकिन वो मुल्क तेज़ी से मुआशी मैदान में तरक्की कर रहे हैं। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आप किस निज़ाम हुकूमत के तख्त नीचे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो तमाम लोगों ने एक फ़ैसला किया हुआ है कि हमने जमहूरियत के साथ रहना है। अगर आपने जमहूरियत के साथ रहना है तो उसके लिए मीडिया एक अहम जुज़ है, और मीडिया जो है हुकूमतों का एहतिसाब करती है, लोगों के इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है, और जहाँ कहीं भी कानून की और इन हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है तो वहाँ पे ये जाके रिपोर्टिंग करता है। मेरे ख़्याल में कोई मुआशरा आज के जदीद दौर में मीडिया के बग़ैर ज़िंदा रहना मुश्किल है। मीडिया सिर्फ मालूमात नहीं देता है बल्कि ज़िंदगी भी बचाता है, और हमें चाहिए कि हम इन मालूमात को इस तरह इस्तेमाल कर सकें कि हम ज़िंदगी बचाएं, न कि ज़िंदगी छीन लें। अच्छा, सहाफ़ी के किरदार के ऊपर भी कई ज़्यादा सवालात उठते हैं। बात ये भी होती है कि जी पहले सहाफ़त और तरह की हो रही थी, आज सहाफ़त और तरह की हो रही है। आज़ादी सहाफ़त के लिए सहाफ़ी बरादरी का अपना किरदार कितना ज़्यादा अहम होता है, और क्या आज का सहाफ़ी भी इस मकसद के लिए पुरज़्म है? मेरे ख्याल में आप इस साल 13 मई को तकरीबन 30 साल हो जाएंगे जब पाकिस्तान में सहाफ़ियों को कोड़े मारे गए थे। और आप देख लें कि उस वक्त से आज तक सहाफ़त और सहाफ़ी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस आज़ादी को किसी न किसी तरीके से कायम रखा जाए। लेकिन इस आज़ादी के ख़िलाफ़ कई अवामिल अभी भी बड़े सरगर्दा हैं। सहाफ़ियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान में, और अब तक तकरीबन 2002 से अगर हम गिनना शुरू कर दें तो 150 के करीब सहाफ़ी कत्ल किए गए पाकिस्तान में। इसमें तकरीबन 70% के करीब टारगेट किए गए हैं, यानी वो निशाने पे थे। और उसकी तहकीकात में जहाँ तक हमें मालूमात हासिल है, उनकी वजह मारने की सिर्फ उनकी सहाफ़ती काम थी। दूसरी तरफ आप देखें कि अब तक किसी भी सहाफ़ी की कातिल को सज़ा नहीं हुई है या उस सज़ा पे अमल नहीं हुआ है। सो लिहाजा पाकिस्तान में सज़ा से छूट का जो कल्चर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और उससे उन लोगों को तक़वियत मिल रही है जो पाकिस्तान में आज़ाद सहाफ़त और आज़ाद सहाफ़ी के किरदार से खुश नहीं है, और नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है दुनिया के उन महज़ब मुल्कों में शामिल हो जहाँ सहाफ़त महफूज है, जहाँ सहाफ़त जो है वो इंसानी तरक्की और मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इकबाल खट्टक साहब, हम बात भी कर रहे थे हमजा और मैं कि सहाफ़त आज़ाद है भी या नहीं। आज़ादी सहाफ़त के लिहाज से आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, कहाँ स्टैंड करता है? हमारे सहाफ़ी किस हद तक आज़ाद हैं? देखिए, आज़ादी तो अगर आपने देखना ही है कि आप आज़ादी को किस उसमें ज़ाविये से ले रहे हैं। अगर आप सियासतदानों के ख़िलाफ़ बात करना चाहते हैं तो आपको मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे मसाइल जो हमारे इलाके में, हमारे इस खित्ते में है, उसके हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करते हैं, या दाखिली पॉलिसी में कुछ चीज़ें हैं जिसके अगर बात करना चाहते हैं, या अगर साबिका कबायली इलाकों के बारे में बात करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है आज़ादी आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी और उसकी आपको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। सो आज़ादी जो है वो एक हद तक तो है कि आप सियासतदानों को जितने ज़्यादा बुरा बुला कहें, सियासत को बदनाम करें, सहाफ़त को बदनाम करें, सहाफ़ी को बदनाम करें, तो इस चीज़ का। खट्टक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, और आज़ादी सहाफ़त का आज आलमी दिन बनाया जा रहा है, उस हवाले से हम बात कर रहे थे कि सहाफ़ियों को किन मुश्किलात का सामना है। सहाफ़ियों को कैदोबंद की सऊबतें जो हैं वो भी झेलना पड़ी हैं। हम देखते हैं ऐसे कई अशार लिखे गए,
कि जो सहाफ़ियों के लिए खुसूसी तौर पर लिखे गए कि वो कुछ अपने कलम से तहरीर करना चाहते थे या अपनी ज़ुबान से कुछ लफ्ज़ अदा करना चाहते थे, वो नहीं करने दिए गए। और 145वें नंबर पर अगर पाकिस्तान इस इंडेक्स में आता है तो ये वैसे शर्मनाक बात है। कई सहाफ़ियों ने अपनी जानें गंवाई हैं रिपोर्टिंग करते हुए। आप देख लें कोरोना के दौरान बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे थे जो हमें छोड़कर चले गए। सिर्फ आप लोगों तक ख़बरें पहुँचाने के लिए, आप लोगों तक मकसद जो था हमारा कि सहाफ़त करने का, उसको पूरा करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अच्छा, सहाफ़त का मकसद क्या है? आपको इंफॉर्मेशन देना भी एक मकसद है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मकसद जो आज के दौर में हम देख रहे हैं कि एजुकेट करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो सहाफ़ियों के ऊपर, और सहाफ़ियों को भी इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए और बेहतर तरीके से हम जो भी रोल अदा कर सकते हैं इस मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर, इस मुल्क की बेहतरी के अंदर और दुनिया की बेहतरी के अंदर, वो हमें किरदार अदा करना चाहिए। ऐसे कोई सी भी आफात हो, हमेशा सहाफ़ी बरादरी आगे रही है और हमेशा अपना किरदार अदा करती रही है। इसी तरह से कोरोना के दौरान भी हमने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग स्क्रीन पर बैठ के, चाहे बाहर हमारे रिपोर्टर्स जो थे वो फील्ड में जाकर आप लोगों को इस हवाले से आगाही देते रहे, आदाद-ओ-शुमार आप लोगों से शेयर करते रहे, आप लोगों को बार बार बताते रहे कि आप लोगों का बाहर ना निकलना कितना बेहतर है आप लोगों के लिए और कितना अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम आगे बढ़ेंगे, शरकपुर शरीफ की बात करेंगे। 3 साल कबल तामीर होने वाला तहसील कॉम्प्लेक्स जानवरों और आवारा कुत्तों की इस वक्त आमाजगाह नाजरीन बना हुआ है और गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुकम्मल होने वाली बिल्डिंग अभी तक जो है वो फ़ाल नहीं हो सकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सालों गुजरने के बाद भी यहाँ एक भी अभी तक इंतज़ामिया का दफ्तर मुंतकिल नहीं हो सका। इस हवाले से शरकपुर शरीफ से कुर्बान अली ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लेते हैं। जी बिल्कुल, शरकपुर शरीफ में 3 साल कबल तमीर होने वाला तहसील कम्प्लेक्स जानवरों और आवारा कुत्तों की आमाजगाह बना हुआ है। सारा दिन पूरे कम्प्लेक्स में जानवर और आवारा कुत्ते नज़र आते हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तहसील कम्प्लेक्स की बिल्डिंग को मुकम्मल तो कर लिया गया था, मगर मौजूदा हुकूमत की अदम तवज्जुही और लापरवाही के बायस कम्प्लेक्स की बिल्डिंग को अभी तक फ़ाइल नहीं किया जा सका। 3 साल गुजरने के बाद भी कम्प्लेक्स में इंतज़ामिया का एक दफ्तर भी मुंतकिल नहीं हुआ, जिसके बायस शहरी अपने काम करवाने के लिए दूर दराज दफातर में जाने के लिए मजबूर होकर रह गए हैं। शहरियों ने आला काम से मुतालबा किया है कि तहसील कम्प्लेक्स की बिल्डिंग को जल्द अज जल्द फ़ाइल किया जाए और इंतज़ामिया के तमाम दफ्तर यहाँ पे शिफ्ट किए जाएँ ताकि इनको एक ही जगह तमाम सहूलियात मिल सकें। जी ठीक है कुर्बान, बहुत शुक्रिया आपका। जो मसाइल हैं वो उनसे आप हमें आगाह कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि अगर एक बिल्डिंग बन गई है तो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाया जाएगा, फॉल कर दिया जाए एटलीस्ट। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। मेरे ख्याल में कुछ मतलब वो क्या कहते हैं, जरा नम हो तो मट्टी तो बड़ी जरहेज है साकी। बिल्कुल, हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मट्टी बहुत जरहेज है। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़, पाकिस्तानी निजात डॉक्टर कमाल मुनीर को 3 साल के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया गया। हाँ जी, ऐसे ही है। डॉक्टर कमाल मुनीर 1 अक्टूबर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर का ओहदा संभालेंगे और डॉक्टर साहब इस्लामी मालियाती निज़ाम पर गहरी नज़र रखते हैं। वो गुज़श्ता 20 बरस से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ जरीदे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स कह दिया जाए, द गार्डियन कह दिया जाए, इनमें जो है उनके कॉलम बाकायदगी से शाया होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कैनेडियन यूनिवर्सिटी मैकगिल से साल 1996 में 2000 तक दरस व तदरीस से भी वाबस्ता रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 5 प्रो वाइस चांसलर्स हैं जिनका काम यूनिवर्सिटी के इंतजामी अमूर में वाइस चांसलर्स की मुआवनत करना है, और उनमें से आज एक ये भी हैं जो जिन्हें मुंतखब कर लिया गया, मुकर्रर कर दिया गया जो है अक्टूबर में जाके ये अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे और 3 साल मुद्दत होगी। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान का यही साथ आज मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर कमाल मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान का जो है नाम आपने रोशन किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर बनना आपके लिए कितने एजाज़ की बात है? पाकिस्तान के लिए तो एजाज़ की बात है ही। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। एक 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है जो 800 साल से दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जिसका शुमार होता है, तो उसमें इस तरह की पोजीशन मिलना वाकई एजाज़ की बात है मेरे लिए। तो सवाल जो है पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के लिए सोचने वाला ये है कि 800 साल तक एक यूनिवर्सिटी अपना स्टैंडर्ड किस तरह मेंटेन जो है वो रख सकी है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो और कोई 100 से ज़्यादा नोबेल प्राइजेस जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के पास है।
कि कैसे जो है वो हो सका। अगर हम आज पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज को लें, जो उसमें से कई यूनिवर्सिटियां 50-70 साल पुरानी होंगी, पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह, क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि 800 साल के बाद भी वो यूनिवर्सिटी मौजूद होगी? उसके क्या मुहर्रकात होते हैं? ये चीजें जो है वो सोचने वाली हैं। आपको लोग जो है वो किस तरह के जो है वो हायर करने हैं, एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो ओवरऑल जिसके अंदर वो यूनिवर्सिटी फंक्शन करती है, जो सोसाइटी है, जो इकोनॉमी है, जो पॉलिटिक्स है, वो किस तरह की होनी चाहिए, इंडस्ट्री जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, इदारे जो हैं वो किस तरह मजबूत होने चाहिए। आज हमें अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए क्या करना चाहिए ताकि वो कई 100 साल के बाद भी जो है वो कायम हो। ये चीज़ें मेरा ख्याल है ज़्यादा सोचने वाली हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर कमाल, ये भी बताइएगा आप कितने अरसे से दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और तालीम के मैदान में आपकी दिलचस्पी के मौज़ूआत क्या हैं? मुझे कोई 20 साल हो गए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए। उससे पहले मैं अपनी PhD कंप्लीट कर रहा था। और जहाँ तक मेरे रिसर्च इंटरेस्ट का ताल्लुक है कि किन चीज़ों में मेरी दिलचस्पी है, एक चीज़ जिसके अंदर मेरी दिलचस्पी रही है वो ये है कि नई टेक्नोलॉजी जो है वो कौन सी नई टेक्नोलॉजीज जो है वो आ रही हैं, ठीक है, उनको कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन से बिजनेसेस, कौन से मुल्क जो हैं वो डोमिनेट करेंगे, किस तरह करेंगे, किस तरह किया जा सकता है, किस तरह नई टेक्नोलॉजी को हार्नेस करके जो है वो मुल्कों की तरक्की की जा सकती है और बाकी नए बिजनेस मॉडल वगैरह बनाए जा सकते हैं। इंडस्ट्रीज चेंज किस तरह होंगी। दूसरा ये मेरी जो दिलचस्पी है वो है समाजी तब्दीली में, सोशल चेंज, कि समाजी तब्दीली किस तरह आती है, उसके क्या मुहर्रकात होते हैं और जब नहीं आती तो क्यों नहीं आती। और तीसरी चीज जिसके अंदर मेरी कुछ दिलचस्पी है वो है इनइक्वालिटी। ठीक, जो फर्क है गरीब अमीर का वो बढ़ता चला जा रहा है। वो क्यों बढ़ता जो है वो चला जा रहा है, और जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या ऐसी चीजें करते हैं कंपनियों के अंदर, जिस तरह कंपनियां स्ट्रक्चर होती हैं, जिस तरह लोगों को रिक्रूट किया जाता है, जिस तरह उनको प्रमोट किया जाता है। चूंकि मैं बिजनेस स्कूल में हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन से मेरा जो है वो ज़्यादा ताल्लुक है और उसमें दिलचस्पी है। तो ये किस तरह जो है ये फ़र्क जो है समाजी फ़र्क ये बढ़ता चला जाता है और एक दफ़ा क्रिएट, क्योंकि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि देखें कोई आज मुझे और आपको जो है कोई टेस्ट दे तो शायद आपके ज़्यादा नंबर आ जाए, मेरे कम नंबर आ जाए, लेकिन ये कि जब वो इंटरजेनरेशनल ये चीज जो है वो चलती चली जाए कि जी गरीब का बच्चा गरीब ही निकले और अमीर का बच्चा अमीर ही निकले, तो वो कैसी चीजें हैं जो सेट हो गई होती हैं जिसकी वजह से ये चला जाता है। तो इन चीज़ों में मेरी कुछ दिलचस्पी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ है कि जब कोई फ़र्द कामयाब हो जाता है तो हम फिर उसके सफ़र को नहीं देखते हैं कि उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, कितनी रियाजत की होगी, कितनी मेहनत की होगी। तो आपको भी यकीनन अपने सफ़र के दौरान बहुत मुश्किलात का सामना रहा होगा। कौन सी मुश्किलात जिनका आपको सामना रहा, कामयाबी से कैसे मुकाबला किया आपने? मुझे भी वही, देखें मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो सारी पाकिस्तान के अंदर हुई। कैथीड्रल स्कूल में मैं पढ़ता था, कोई 100 रुपये उसकी फ़ीस थी। और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में जो है वो गया। उस वक्त वो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी समझी जाती थी पाकिस्तान के अंदर। पहली जो है वो अफ़गान वॉर चल रही थी, तब ज़ियाउल हक का ज़माना था और 4 साल की डिग्री कोई 5.5 साल में हमें मिली, क्योंकि हर 6 महीने के बाद यूनिवर्सिटी बंद हो जाती थी। तो वो मुश्किलात मेरे लिए कोई ख़ास नहीं थी, सबके लिए ही थी। और साथ फिर आपको पता है बिजली नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लोगों के लिए इधर उधर जाने के लिए। फिर ये कि यूनिवर्सिटियाँ प्राइवेटाइज होना शुरू हो गई थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खुलना शुरू हो गई थी, जिसका ये मतलब है कि अच्छी यूनिवर्सिटियों ने फीसें ज़्यादा चार्ज करनी शुरू कर दी थी। अगेन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसके अंदर जा सकते हैं, और अगर नहीं है तो बहुत कम लोग जो हैं उनको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा। तो आई वॉज लकी कि मुझे स्कॉलरशिप वगैरह मिला और मैं जो है वो चला गया। लेकिन ये कि मुश्किलात जो हैं वो तो एक सिस्टेमिक लेवल पे हैं, एक समाजी लेवल पे हैं, तो वो शायद बाकियों के लिए मेरे से कहीं ज़्यादा है।
डॉक्टर कमाल, हम इक्वलिटी की बात कर रहे थे, मसावात की। पाकिस्तान से ताल्लुक़ होने के बावजूद आपको कभी किसी रुकावट का सामना तो नहीं करना पड़ा क्या? मगरब में हम बात करें तो पाकिस्तानियों और मुसलमानों को वाकई बराबरी के असूलों पर मौक़े मिलते हैं? सिर्फ इसमें पाकिस्तानियों और मुसलमानों की बात नहीं है, क्योंकि इस पे बेतहाशा रिसर्च है। अच्छा। और वो रिसर्च ये शो करती है कि अगर मैं और आप जो हैं वो अपने नामों से अपना CV भेजते हैं कोई नौकरियों के लिए, 100 नौकरियों के लिए, तो कुछ जगह से शायद हमें जवाब जो है वो आएंगे। लेकिन अगर हम अपने नाम तब्दील करके अंग्रेजी नाम रख के जो है वो, तो हमें काफी ज्यादा जगहों से जो है वो जवाब आएंगे। तो ये तो है, इसके ऊपर बेतहाशा जो है वो रिसर्च। हमें ये भी पता है कि अगर आपका एक सोशल कैपिटल है, जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको आप जानते हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग इम्पोर्टेंट जगह पे लगे हुए हैं वो उनको आप जानते हैं, तो अगेन आपको जो है वो एडवांटेज होता है। और उसके अंदर अगर आप इमिग्रेंट हैं, आपका नहीं है इस तरह का सोशल कैपिटल, आप जो है वो अंग्रेजी भी एक एक्सेंट के साथ, हैवी एक्सेंट के साथ बोलते हैं, तो जाहिर है आपके खिलाफ कुछ ना कुछ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होगी। फिर ये कि तो ये सारी चीज़ों के अंदर नज़र आती है कि पाकिस्तानियों की जो सियाफाम लोग हैं यहाँ पर, उनकी जो हेल्थ आउटकम्स हैं वो बहुत बुरी हैं। अच्छा। जो सफ़ेद फार्म लोग हैं उनके मुकाबले में। सो आप हेल्थ आउटकम्स ले लें, आप बाकी जो हैं वो चीज़ें ले लें, तो आपको ये साफ नज़र आती है। तो मैं तो शायद बच गया, क्योंकि एक चीज़ जो है वो उसके साथ मिल जाती है कि अगर आप एक पढ़े लिखे जो है वो जगह पे जो काम करते हैं, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी एक बबल है, लेकिन मेरी तरह का ही एक पाकिस्तानी जो वर्किंग क्लास से जिसका ताल्लुक है, तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस करनी पड़ेगी मेरी निस्बत। तो ये सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करता कि आपका रंग क्या है और आप किस जगह से हैं, ये भी करता है कि आपकी जो है वो सोशल क्लास जो है वो क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि कैथीड्रल से आपकी स्कूलिंग थी, उसके बाद गालिबन आपने UET का जिक्र किया, लाहौर में जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ से आपने इंजीनियरिंग की। तो पाकिस्तान में जो नौजवान हैं, आप पाकिस्तान की सूरत हाल को अच्छी तरह समझते हैं, वो कैसे बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं? क्या कमी है, हम क्या गलती कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? पाकिस्तानी जो नौजवान हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि देखें सारे नौजवान जो हैं वो एक जैसे नहीं। जैसे मैंने अभी आपको कहा, जब आप इनइक्वालिटी को देखते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो अच्छे स्कूलों में जाते हैं, महंगे स्कूलों में जाते हैं, उनको, और उसके बाद जो है वो बाहर की यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं, और क्योंकि उनके पास पैसे हैं तो उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन वो तो बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। तो जो 95% लोग हैं उनके लिए जो है वो बेचारे तो मेहनत कर ही सकते हैं, मतलब वो तो उनको तो करनी पड़ेगी मेहनत, उसमें तो जो है कोई शक नहीं है। लेकिन जो रियासत है उसके लिए पैगाम है कि आपने जो है वो 90-95% जो आबादी है पाकिस्तान की, उसको जो है वो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे बगैर एक बाजू के और एक टांग के। तो उनको जो है वो आप उस तरह की सहूलियात जो हैं वो मैसर करें कि अच्छी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो फ्री हों, अच्छे स्कूल जो हैं वो फ्री हों, और वाकई एक आला मेयार की तालीम जो है वो उनको दी जाए, ताकि उसके बाद वो जब मेहनत करेंगे तो जाहिर है उसका जो है वो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी चीज़ें तो वो यही कर सकते हैं यार, कि मतलब आपस में मिलके जो है वो पढ़े लिखे लोगों के साथ जो है उनकी सोबत में टाइम गुजारें, आपस में मिलके जो है ये चीज़ें डिस्कस करें, क्योंकि जो उनको स्कूल या यूनिवर्सिटी में वो तो ज़्यादा नहीं होगा। डॉक्टर कमाल, आपने कहा कि हमें अपने जो नौजवान नस्ल है उसको आला मयार तालीम देना होगा। पाकिस्तान में क्या समझते हैं, यूनिवर्सिटी का जो तालीमी मयार है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, और बेहतर करने के लिए आप क्या समझते हैं कि कौन से इकदामात हैं जो रियासती सतह पर उठाना बहुत ज़रूरी हो गए हैं? देखिए, यूनिवर्सिटियों को हमने डिग्री बेचने वाले इदारे नहीं बनाना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सही हो गया। उस तरह आप 2000 यूनिवर्सिटियां नई भी बना देंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो वाकई जो है वो तालीम को बेचने के बिजनेस में है, वो डिग्रियों को बेचने के बिजनेस में है, तो उनका इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा यूनिवर्सिटी का कि आपको वाकई जो है वो कुछ सीखा जाए। उनको भी पता है कि आप डिग्री लेने के लिए आए हैं, और वो भी जो है वो कोई किताबी सी चीज़ें आपको बता के तो फारिग कर देंगे।
अगर आपने यूनिवर्सिटी को वाकई एक हकीकी तौर पे एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनाना है सोसाइटी में, आपको और बहुत सारी तब्दीलियां उसके इर्द गिर्द करनी पड़ती हैं। जैसे आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ती है कि आप जो इंजीनियर वगैरह निकाल रहे हैं, साइंटिस्ट निकाल रहे हैं, उनकी खपत कहाँ पे होगी, उनको आप वाकई कोई चैलेंज दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बिजनेसेस जो हैं वो यूनिवर्सिटीज के पास आज जाते हैं उनसे पूछने के लिए कि जनाब ये हमारे पास मसला है, इसको आप किस तरह जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज इंटीग्रेटेड हैं बाकी की सोसाइटी के साथ, या वो अलहदा जो है वो खड़ी सिर्फ डिग्रियां जो है वो छाप रही हैं। तो ये चीजें और कई यूनिवर्सिटियां उनके मयार बड़े अच्छे हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी है कराची के अंदर, बड़ा अच्छा मयार है उसका, लेकिन अगर उसके सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर चले जाते हैं तो आपको इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा यूनिवर्सिटियां जो हैं वो अच्छी बनाई जाए, ताकि ये कि अंदर भी एक खपत हो पढ़े लिखे जो है वो लोगों पर अच्छी, जिनकी बुनियादी तालीम वगैरह। ठीक है डॉक्टर कमाल मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मुबारक हो आपको, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात हो। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को हमें मज़ीद बेहतर बनाना होगा, सिर्फ डिग्रीज़ देने से हमारे मकासद हल नहीं होंगे, बात बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल ऐसे में कारोबार से निकल कर बच्चों की जो प्रैक्टिकल नशोनुमा है या उनकी जहनी नशोनुमा है उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। चलें, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।